स्टार्ट है। चलो, हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, हैप्पी नवरात्रि, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? वेरी गुड इवनिंग। यार मुझे ना पानी चाहिए एक्चुअली। गुड इवनिंग बेटा, आज हम करने वाले हैं नया चैप्टर स्टार्ट। इनफैक्ट भारी भारी दुख के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि हमारा आखिरी चैप्टर होगा 12वीं कक्षा का। तो मैं उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे फुल अटेंडेंस लगाएं। वैसे तो पूरे साल भर फुल अटेंडेंस होनी चाहिए थी, बट अब मैं खास करके रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी फुल अटेंडेंस रहे, क्योंकि 12वीं कक्षा का आखिरी चैप्टर है बच्चों, जो हमें साथ मिलके पढ़ना है। बहुत ही प्यारा सफर, अभी कोई खत्म नहीं हुआ है, अभी एंड नहीं हुआ है ना। बहुत ही प्यारा सफर था जो आखिरी चैप्टर तक आ पहुंचा है। जो सफर शायद 8 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, जितना मुझे याद आ रहा है, या 6 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, है ना। आज का दिनांक कितना है? आज का दिनांक है हमारा 11 अक्टूबर 2024। आखिरी चैप्टर है। आई थिंक इट शुड टेक अराउंड मे बी 7 लेक्चर्स। लेट्स सी कितने लेक्चर्स लेंगे, 7-8 लेक्चर्स जो भी है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आप मान के चल सकते हैं 2 सवाल, 2 से 3 सवाल भी आ सकते हैं इस चैप्टर में से, ठीक है ना। 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, 4 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था एक्चुअली ना। अप्रैल के फर्स्ट वीक में सारी क्लासेस स्टार्ट होती है, अर्जुनाज, लक्ष्य और ये वो ना। तो यस, इसी बात के साथ में आई एम श्योर आपने बेटा बहुत अच्छी तरीके से जो क्वेश्चंस बचे हुए थे उसको बेटा एक बार क्विकली पहले ना, क्योंकि बहुत सारे 20 के अराउंड क्वेश्चंस थे, तुमने ट्राई किए, पहले वो एक बार बेटा ट्राई कर लेते हैं और फिर बेटा हम आगे बढ़ेंगे। आज हमारे आखिरी चैप्टर इवोल्यूशन की हम शुरुआत करेंगे। पहले क्वेश्चंस को ना फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। मैंने इसीलिए ऑलरेडी ना आंसर्स लिख दिए हैं बोर्ड पे, ताकि जल्दी 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 हो जाए। आई एम श्योर आपने ट्राई किया होगा और आप लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े बेटा, आप लोगों को कितनी हेल्प मिली। मैं एक चीज आप लोगों के लिए करूंगी, क्योंकि मैंने कमेंट्स में पढ़ा था, आप लोगों ने कहा है कि अनसॉल्व पीडीएफ आपको चाहिए। मैं आपको सारे अभी तक जितनी भी तपस्या सीरीज है, पर आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि आप अगले दिन मुझसे पूछने लग जाओ मैम पीडीएफ कहाँ है। तो इसको ना करवाने में वक्त लगता है, उनको टाइप करने में वक्त लगेगा, आंसर की बनाने में वक्त लगेगा। बट मैं क्या करूंगी, अभी तक जितने भी हमने बेटा तपस्या सीरीज की है ना, सबकी अनसॉल्व्ड जो पीडीएफ के फॉर्म में जैसे डीपीपी जाती है, वैसे डीपीपी तुम्हें दे दूंगी, आंसर की भी बोल दूंगी टाइप करने के लिए, ताकि तुम्हें कभी भी प्रैक्टिस करनी हो ना बेटा, नीट से पहले भी। मैं तुमको जेन्युइनली बोल रही हूँ, इधर उधर कुछ भी बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, यही क्वेश्चंस घुमा फिरा के कर लो, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस के लिए ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अच्छे हैं बेटा। नीट की लास्ट में जब तुम नीट एग्जाम दोगे तो भी तुम यही वाले क्वेश्चंस को रिपीटेडली प्रैक्टिस कर सकते हो और एनसीईआरटी को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। 11th का तो अभी रिवीजन करेंगे ना बाद में। 11th की तो मैंने बताई थी कि 11th का हम रिवीजन करेंगे ना। 11th का भी तुम्हें वो चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, अभी नहीं। 11th का पहले बेटा मैंने तुमसे कहा था ना कि 11 जब रिवाइज करेंगे तो मैं 2-3 चैप्टर्स का साथ में तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी। तो पहले तो मेरे साथ करो ना वो चीज, पहले ये चैप्टर खत्म तो होने दो, पहले से क्वेश्चंस नहीं दूंगी ना, पहले मेरे साथ प्रैक्टिस करना, फिर मेरे साथ प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं उनकी पीडीएफ तुम्हारे लिए अपलोड कराऊंगी। अभी 11th के लिए वेट करो, अभी तो बेटा 12th का ये आखिरी चैप्टर है, अभी सफर बाकी है और ऐसा हम कहीं जा भी नहीं रहे और आज खत्म नहीं हो रहा है। तो आज बेटा मिस यू करने की कोई बात ही नहीं है, मैं तो यहीं पे हूं और अभी पढ़ा भी रहे हैं। तो पहले क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें एक बार, कल जो बचे हुए क्वेश्चंस थे, फिर हम इवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे इवोल्यूशन चैप्टर को हमें कैसा पढ़ना है। क्योंकि एनसीईआरटी देखोगे तो बहुत ही, वैसे भी इवोल्यूशन इज वेरी वेरी थ्योरेटिकल चैप्टर। किसी ने कुछ होते हुए तो बहुत कुछ खास देखा नहीं है, यूनिवर्स कैसे इवॉल्व आया, अर्थ कैसे आया, एग्जैक्टली किसी ने देखा तो नहीं बेटा, सब हाइपोथेसिस है, सब कही हुई बातें हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा, है ना। सबकी अपनी अपनी हाइपोथेसिस थी, थ्योरी थी। तो कैसे ये चैप्टर को पढ़ना है कि आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आपको ज्यादा मौत ना आए बेटा, बढ़िया लगे, मजा भी आए, इंटरेस्ट भी आए, बोरिंग भी ना लगे, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि लर्न हो जाए कंटेंट,
कि इसमें कौन कौन सी चीज, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो गलत ना हो, ठीक है। चलिए इसी बात के साथ में हेडिंग तो जो भी है, पहले क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करते हैं, अपने अपने आंसर्स मैच कर लेना। मैंने अभी जल्दी जल्दी सबके आंसर्स कर दिए, ठीक है। चलिए एक बारी बेटा शुरू करते हैं। पहले ना कल वाला एक बारी देख लेते हैं, आपके कितने गलत हुए कल में, एक बारी आप मैच कर लो। पहला स्टेटमेंट कहता है यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कैन इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। यस, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, तभी तो आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज करते हैं। अगर मतलब बहुत सारे रीजन से यूज करते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू एनहांस करता है, बट अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं करता तो हम कैसे यूज करते हैं? ऑफ कोर्स वन ऑफ द रीजंस इज दिस, genetically modified crop can be engineered to resist pest disease leading to higher yield। रीजन कहता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को इस तरीके से इंजीनियर किया जा सकता है कि वो पेस्ट रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंट बन जाए, और इसी कारण से तो बेटा उसके यूज से हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, क्योंकि ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंट बन गया। तो बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। हमने आंसर भी लिखा हुआ है ऑप्शन 3। कल का दूसरा सवाल बेटा भैया रख देंगे प्लीज। द प्रेजेंस, कोई नहीं भैया, बहुत झुक के आएंगे, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, थैंक यू। पर भैया एक नॉर्मल पानी दे जाइए क्योंकि ये गर्म है। अब कैसे मिक्स करूं, इसमें तो जगह ही नहीं है। भैया कमी हो गई क्या हमारे पास ग्लास की? एक ले आओ। The presence of a pathogen is normally suspected when the pathogen has produced a disease symptom। बिल्कुल सही बेटा, चोरी मत करना, अगर तुमने गलत आंसर दिए हैं तो मैच कर लेना, ठीक है ना। यहां आंसर देख के कॉपी मत करना, गलत दिया है तो देख लेना गलत आपका कैसे हुआ है, ठीक है। पैथोजन का प्रेजेंस नॉर्मली सस्पेक्ट किया जाता है जब पैथोजन ऑलरेडी कोई डिजीज सिम्टम प्रोड्यूस कर ले। बहुत ज्यादा लाइट जल गई है, ऑलरेडी डिजीज सिम्टम कोई दे दे तभी पैथोजन की प्रेजेंस को सस्पेक्ट किया जाता है। यूजुअली ऐसा होता है, तभी तो पुरानी टेक्निक से जब हम बेटा पता लगाते थे, एक लाइट ऑफ कर देना, पुरानी टेक्निक से जब हम पता करते थे तो सीरम एनालिसिस, तब तक ऑलरेडी पैथोजन बहुत ज्यादा डिवाइड कर चुका होता है। अ वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ बैक्टीरिया और वायरस एट अ टाइम व्हेन द सिम्टम of the disease are not yet visible can be detected by amplification of nucleic acid by PCR। yes, बोला दूसरे स्टेटमेंट में बहुत लो कंसेंट्रेशन भी अगर, अरे यार इन्होंने बंद ही नहीं किया, बहुत गड़बड़े हो रही है। बहुत लो कंसेंट्रेशन बैक्टीरिया की या वायरस की, जब वो मल्टीप्लाई भी नहीं किया है उतने, या सिम्टम्स भी नहीं दिख रहे हैं तुम्हें उतने, उसको डिटेक्ट किया जा सकता है अगर हम उस स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड को एम्पलीफाई कर दे पीसीआर की मदद से। एक पूरी लाइट ऑफ करनी है, एक पूरी लाइट ऑफ करनी है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट रीजन का असर्शन से कोई लेना देना नहीं है। असर्शन कह रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजन यूजुअली हम सस्पेक्ट करते हैं जब कोई ना कोई डिजीज सिम्टम आ गया हो, और रीजन कह रहा है कि लो कंसेंट्रेशन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑफ द पैथोजन। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये बात किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? एक बारी मुझे थम्स अप दे देना। तो प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजन इज सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज प्रोड्यूस्ड अ डिजीज सिम्टम। अब बिकॉज लगा के देख लो, बिकॉज अ वेरी लो कंसेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया, तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। बिकॉज लगा के अगर सही बन रहा है तो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता है, ऑप्शन 4 हो गया। एलाइजा इज वेरी यूजफुल इन अर्ली डायग्नोसिस ऑफ सम डिजीज, इसीलिए तो इसे यूज करते हैं बेटा। थ्रू एलाइजा इन्फेक्शन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन। एलाइजा के थ्रू आप इन्फेक्शंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन पर बेस्ड होता है। आप एंटीबॉडी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं जो उस एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस हुआ है, आप उस एंटीजन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं जो पैथोजन तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर किया है। दोनों असर्शन रीजन करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगेन मैं कह रही हूं बेटा, सबसे आसान तरीका, सबसे इजी तरीका जो आपको अपनाना चाहिए वो है बिकॉज लगाओ। तो बोला एलाइजा इज वेरी यूजफुल इन अर्ली डायग्नोसिस ऑफ सम डिजीज बिकॉज थ्रू एलाइजा इन्फेक्शन कैन बी डिटेक्टेड, प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस, प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी, दोनों को आप डिटेक्ट कर सकते हो। तो बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ अ प्रोडक्ट बिफोर कमर्शियल यूज, इसीलिए ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया गया है ताकि आप किसी भी केमिकल सेफ्टी, वैक्सीन सेफ्टी को डिटेक्ट कर सको, किसी भी प्रोडक्ट की सेफ्टी को डिटेक्ट कर सको। 95% ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर नॉट पिग्स, दे आर माइस, सो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स।
ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. बायोटेक्नोलॉजी कैन एनहांस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड क्रॉप. यस, एनहांस कर सकते हैं हम न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड क्रॉप्स को. जेनेटिक मॉडिफिकेशन कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स. इसी तरीके से तो एनहांस करते हैं. बीटा कैरोटीन की जीन डाल दी, एनहांस कर दिया आपने विटामिन ए को, विटामिन ए एनरिच्ड राइस बन गई. So biotechnology can enhance the nutritional value of the food crops because genetic modification can be used. Beta, reason, correct explanation of assertion. Option 3 is the correct answer. ठीक है. अगला क्वेश्चन. Genetic engineering approval committee make decision regarding validity of genetically modified research. उसकी वैलिडिटी क्या है? वो सही है, वो गलत है, वो एथिकल है, वो नहीं है, वो सेफ है या वो नहीं है, वो सारे डिसीजन GEAC बनाता है. Genetic modification of organisms can have predictable results when such organisms are introduced into the ecosystem. तो genetic modification of organisms can have predictable नहीं बेटा, मैंने आपको NCERT की रीडिंग कराई थी. अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स, इनके अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स होते हैं. अनप्रिडिक्टेबल पता भी नहीं है, प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स होते तो भैया अंदाजा लग जाता. आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि क्या रिजल्ट होता है. कल मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग कराई थी, उसमें बताया था मैंने. असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. एली लिली ट्रांसजेनिक काउ कतई नहीं है. ये कौन सी बात कह दी इन्होंने? कंपनी थी अमेरिकन जिन्होंने इंसुलिन बनाया. ट्रांसजेनिक काउ प्रोड्यूस ह्यूमन एनरिच्ड मिल्क 2.4 मिलीग्राम पर लीटर. ये इसीलिए क्वेश्चन डाला है कि तुम डेटा में कंफ्यूज ना हो. 2.4 ग्राम पर लीटर होता है, ना कि मिलीग्राम पर लीटर होता है. assertion reason both are false बेटा. ठीक है ना? yes. चलो. while using a probe the clone having the mutated gene will not appear in the photographic film. आप एक प्रोब का इस्तेमाल करते हैं ATGC फॉर एग्जाम्पल, जो रेडियो लेबल्ड होता है. ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है आपके जिस जीन को आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, ATACG, जिस जीन को आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसमें म्यूटेशन है. तो जब आप प्रोब का इस्तेमाल करते हैं जिनमें म्यूटेशंस होती हैं वो अपीयर नहीं करता. यस, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं फॉर्म करता. द प्रोब डज नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि मैंने खुद ही आंसर दे दिया, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाता. तो रीजन सही कह रहा है, बिकॉज इट डज नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन. बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. कितने सारे असर्शन रीजन कर रहे हो बेटा, कितने सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हो, कितनी सारी एनसीईआरटी की लाइन आपने क्लियर कर ली, फिर इसके बाहर कैसे आएगा? आप खुद सोच के देखो ना, है ना. 4 बार जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो 2 बार तुम एनसीईआरटी को खोल के देखा करो. ये मेरा सजेशन है. कोई क्वेश्चन किया, मान लो कोई कंफ्यूजन आया, तो एक बार ही खोल के देख लो एनसीईआरटी को. कितनी बार एनसीईआरटी की रिवीजन हो जाएगी, है ना. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन. एब्सोल्युटली, इनिशिएट करने के लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है. मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए इज कॉल्ड एज क्लोनिंग. कह सकते हो क्लोनिंग का मतलब क्लोन बनना, क्लोनिंग का मतलब कॉपी बनना. अब आप चाहे उस आइडेंटिकल कॉपीज बना रहे हो डीएनए की, आप आइडेंटिकल कॉपी किसी की भी बनाओ, उसे क्लोनिंग कहते हैं, जीन क्लोनिंग. दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. प्रोब इज अ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मतलब डीएनए का सीक्वेंस हो सकता है ना. यूज टू डिटेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और आरएनए सीक्वेंसेस. यस, एब्सोल्युटली. In gel electrophoresis, we separate DNA fragment based on their charge. नहीं, चार्ज के बेसिस पर सेपरेट होता तो सारे के सारे बेटा आपके एक आपके पास वेल्स है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम लोग गलत बता रहे थे, तुम्हें याद हो या नहीं हो. ये वेल्स है बेटा. डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड विल ऑलवेज मूव टू अपोजिट साइड जहां एनोड होता है. एनोड इज पॉजिटिव and cathode is negative. Wells are towards cathode. चार्ज के बेसिस पर ही होना होता तो सब एक जैसे सेपरेट होने होते. साइज के बेसिस पर होता है. छोटा फ्रैगमेंट ज्यादा टुवर्ड्स द एनोड होता है और बड़ा फ्रैगमेंट अपर साइड पे रह जाता है. तो फॉल्स हो गया. ऑप्शन 1, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. अगला क्वेश्चन. इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अ प्लाज्मिड कंटेनिंग डिजायर्ड जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब किसी के भी अंदर फॉरेन जीन चले जाना. एक प्लाज्मिड जिसमें आपके पास डिजायर्ड जीन है उसको आप इंट्रोड्यूस करते हो होस्ट के अंदर, उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हो. बिल्कुल सही बात है. बायोरिएक्टर आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सेल.
अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन फॉर प्रोड्यूसिंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। यस, आप कंट्रोल्ड कंडीशन का क्या मतलब है? कंट्रोल्ड कंडीशंस का मतलब होता है कि आप अपने अनुसार पीएच, अपने अनुसार टेम्परेचर, अपने अनुसार सारी चीजों को सेट करते हो बेटा, अपने अनुसार सारी चीजों को सेट करते हो। कंट्रोल्ड कंडीशन में आप बेटा उसको अलाउ करते हो ताकि आपको मैक्सिमम बेटा आउटपुट मिल पाए। क्या मैंने गलत मार्क कर दिया है क्या? कोई क्वेश्चन मैंने गलत मार्क कर दिया है क्या? कोई गलत तो नहीं मार्क कर दिया ना? ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। बोथ असर्शन रीजन करेक्ट। हाँ, कंट्रोल मतलब ऑप्टिमल कंडीशन, ठीक है। शुभम कह रहे हैं 105 लोग स्पैमर्स है। 105 नहीं बेटा, ऐसे स्पैमर्स बहुत सारे हैं, हटाओ स्पैमर्स को, छोड़ दो, ठीक है। मैं चैट ऑफ करके आज भी पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है, ताकि बेटा आपकी पढ़ाई अच्छे से हो पाए। दैट इज द मेन टारगेट ना। पीसीआर प्रोसेस इज रिपीटेड टू एम्पलीफाई द डीएनए सेगमेंट टू बिलियन कॉपीज। यस, बिलियन कॉपीज बनती है पीसीआर की मदद से। Primers are small chemically synthesized oligonucleotides that are complementary to the regions of DNA. Yes, both statements are absolutely correct. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। Quality control testing is not necessary, is absolutely necessary for biological product. वही तो final steps होते हैं, quality control and safety testing. Downstream processing is only concerned with increasing the volume of product. ये तो होता ही नहीं है इंक्रीजिंग वॉल्यूम। इट इज कंसर्न्ड विद सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। ये आंसर 4 है, ये गलत है लिखा है, इसमें गलत है ऑप्शन 4, ठीक है। डी है आंसर, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। थम्स अप देते रहना बेटा, नॉट नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। Normally, the gene encoding for antibiotics are considered a useful selectable marker. Yes, antibiotic resistant gene, PBR322, tetracycline resistant gene, ampicillin resistant gene, आप इनको इस्तेमाल करते हैं एज सिलेक्टेबल मार्कर्स। बिल्कुल सही, यूज करते हैं। दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। बिल्कुल बेटा, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, दोनों को रिकॉग्नाइज करने में बेटा हेल्प करता है। दोनों स्टेटमेंट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, ट्रू एंड ट्रू, ठीक है। अगला क्वेश्चन, Agrobacterium tumefaciens, a pathogen of several dicot plant as per NCERT. False. We can use Agrobacterium tumefaciens as a cloning vector in plants by disarming the tDNA. Yes, आप tDNA को, उसके TI प्लाज्मिड को बेटा क्या कर सकते हैं, डिजार्म करके, जैसे रेट्रोवायरस के केस में करते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बेटा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द स्टिकी एंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। जो स्टिकी एंड्स बनती है, ओवरहैंगिंग एंड्स बनती है बेटा, जब आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हो तो डेफिनेटली उस स्टिकी एंड की बनने की वजह से आप अपने वेक्टर डीएनए में स्टिकी एंड्स, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट में बेटा स्टिकी एंड्स, दोनों को ज्वाइन करवाने में आपको सहायता मिलती है और फैसिलिटेट मतलब हेल्प मिलती है डीएनए लाइगेज को, क्योंकि ये दोनों बड़े कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑल प्लाज्मिड्स हैव ओनली 1 or 2 कॉपी नंबर पर सेल। नहीं बेटा, सारे प्लाज्मिड्स के ये नहीं होते हैं, किसी के लो कॉपी नंबर होते हैं, किसी के हाई कॉपी नंबर होते हैं, सबका फिक्स थोड़ी होता है। बैक्टीरियोफाजस दो हैव अ वेरी हाई कॉपी नंबर। प्लाज्मिड्स के लिए आपने लिखा है हाई भी हो सकते हैं और लो भी हो सकते हैं, सबके 1 या 2 नहीं होते हैं, है ना। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, 1 इज ट्रू, 2 इज इनकरेक्ट। मैच द फॉलोइंग। बायोरिएक्टर क्या करता है बेटा? बायोरिएक्टर प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या करता है? सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या करता है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। एलाइजा क्या करता है बेटा? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बेसिस पर करता है, ठीक है ना। अच्छा, तुम ये कह रहे हो, एक सेकेंड, जीन एनकोडिंग फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट लिख लो, पर ऐसे भी आ सकता है, जीन एनकोडिंग फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है, अभी सही है, ओके। ये मैंने खुद भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ही पढ़ा, अभी ठीक है, अभी आपको कंफ्यूजन तो नहीं होगी।
जीन एनकोडिंग फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आर कंसिडर्ड यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है, इसमें बेटा आप मैच कर लेना, मैंने मैच तो कर दिया है, आंसर आई थिंक 2 ही बनेगा जो लिखा हुआ है, मैंने मैच द फॉलोइंग करेक्ट कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ई को R1 में हर एक लेटर क्या सिग्निफाई कर रहा है बेटा? ई स्टैंड्स फॉर नेम ऑफ द जीनस, ए का हो गया 3, ऑप्शन 2 है वैसे देख लो, ए का 3, CO नेम ऑफ द स्पीशीज, बी का हो गया बेटा 4, बी का 4, आर अगर दिया हुआ है अगला लेटर तो स्ट्रेन जिसमें से आपने इसे निकाला है, सॉरी ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन तो लास्ट में हो गया ना, ये स्ट्रेन, और जो रोम नंबर दिया होता है बेटा दैट इज द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन फ्रॉम द स्ट्रेन। ऑप्शन 2 है वैसे तो, यहां पे मैंने करेक्ट मार्क किया है, ऑप्शन 2 आप देख लो। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बेटा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड टू एम्पलीफाई स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। PCR इज यूज टू एम्पलीफाई स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, बिल्कुल सही है, आप एम्पलीफाई कर सकते हो बेटा किसी भी स्पेसिफिक सेगमेंट को, पूरे सेगमेंट को। PCR बिकॉज PCR इन्वॉल्व्स रिपीटेड साइकिल ऑफ डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन टू रेप्लिकेट द डीएनए। कैसे कर सकते हो? क्योंकि PCR में रिपीटेडली बेटा आप क्या करते हो, स्ट्रैंड्स को अलग करते हो, उसमें बेटा एनिलिंग करते हो, उसको एम्पलीफाई करते हो, मतलब उसको वो करते हो, पॉलीमराइज करते हो, रिपीटेड यही साइकिल चलाते हो, और यही साइकिल चलने की वजह से उसकी एम्पलीफिकेशन होती है। बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऐसी साइकिल नहीं चल रही होती तो एम्पलीफिकेशन नहीं हो पाता। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंस। स्पेसिफिक सीक्वेंसेस बोलो, स्पेसिफिक साइट्स बोलो, एक ही बात है बेटा, स्पेसिफिक सीक्वेंसेस स्पेसिफिक साइट्स पर आप कट करते हो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, बिल्कुल सही है। न्यूक्लियेजेस आर यूज्ड टू जॉइन 2 डीएनए फ्रैगमेंट्स टुगेदर, नहीं बेटा, न्यूक्लियेजेस तो यही है एंजाइम्स, एंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज, है ना, लाइगेजेस को यूज करते हो ज्वाइन करने के लिए। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू द इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक। अब यहां पे ना इन्होंने एंटीबायोटिक, मुझे लग रहा है क्वेश्चन में एंटीबायोटिक्स या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन देना चाहिए था, ड्यू टू द इनएक्टिवेशन ऑफ ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। आप इसको ना ऐसे पढ़ो, या तो इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक करी है या तो क्वेश्चन में ऐसे दिया है, एंटीबायोटिक द सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब आप आंसर देना बेटा, मेरे क्वेश्चन को मॉडिफाई करने के बाद आंसर देना। ठीक है, The selection of recombinants due to inactivation of antibiotic resistant gene, इसमें ना इनका कहने का मतलब वही रहा है, due to inactivation of antibiotic resistant gene is a cumbersome process। बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ना। PBR 322 में कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पहले एक में जीन डाली, फिर कभी एम्पिसिलिन में ग्रो करा रहे हो, कभी टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करा रहे हो, मल्टीपल टाइम प्लेटिंग करते हो, टफ प्रोसेस होता है, तभी तो बेटा बीटा गैलेक्टोसाइडेज PUC8 का यूज करते हो, ब्लू व्हाइट कॉलोनी सिलेक्शन करते हो, कलर प्रोसेसिंग वाला करते हो, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, दैट इज ट्रू। द सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट रिक्वायर्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन 2 प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। यस, इवेंचुअली जब तुम्हें सिलेक्शन करना होता है तो तुम्हें साइमल्टेनियसली एक मास्टर प्लेट चाहिए होता है, और एक बेटा फिर उसी से कॉपी करके दूसरी जगह पे साइमल्टेनियसली 2 बार प्लेट करना पड़ता है। That is the reason why it is a cumbersome process. That is the reason why it is a time-taking process. Both the assertion reason are correct and reason is the correct explanation. मेरे ये modification करने के बाद तो समझ आ रहा है ना? एक thumbs up देना बेटा। मेरे ये modification करने के बाद समझ आ रहा है ना? Both assertion reason are true and reason is the correct explanation. क्लास में पढ़ाया हुआ है बेटा कि इसीलिए तो हम दूसरे वाले प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं। I don't think इसमें कोई confusion होगी। और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा। मैं ना चैट्स ऑफ करने जा रही हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोग बातें करते हैं तो मजेदार चैप्टर को फिर हम बेटा स्पॉइल नहीं करेंगे। आज दिन की शुरुआत है, चैप्टर की शुरुआत है, बहुत ही प्यारी बहुत ही बेसिक बातें हम करेंगे एवोल्यूशन से रिलेटेड। आई विल स्विच ऑफ द चैट, बट बिफोर दैट आई वांट टू नो क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। मैं ना एक बार चेक करूंगी कि इन्होंने टाइपिंग एरर करी है एंटीबायोटिक्स में, लेकिन एंटीबायोटिक्स क्यों लिखा हुआ है, बट they wanted to say what I am telling you. Otherwise क्वेश्चन सॉल्व कर पाए तुम लोग बेटा। हमने ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चंस करे हैं, ऑलमोस्ट। ठीक है, और तुम समझ पा रहे हो बेटा
हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस है, ठीक है। अगर एंटीबायोटिक्स टाइप उसकी वजह से तुम्हारे एरर्स है उसको छोड़ो, बाकी सारी चीजें बताओ, बट स्टिल आई विल चेक वंस ना। एनसीईआरटी की जो बची हुई रीडिंग थी बेटा वो तुमने की, वो मैं आज लेके नहीं आई हूं, बट एनसीईआरटी का ना एक लास्ट का पैराग्राफ मैं तुम्हें रीड कराऊंगी। बायोटेक का जो एक लास्ट पैराग्राफ है ना, अगर तुमने रीड नहीं किया है बाई चांस, उसमें एक इंडियन अमेंडमेंट बिल के बारे में दिया हुआ है, तो मैं वो तुम्हें आज मैं लेके नहीं आई हूँ, अगली क्लास में वो ले आऊंगी, वो रीड करा दूंगी। बट तुम्हें भी खुद को भी थोड़ा सा करना चाहिए था। अब बिना टाइम वेस्ट किए बेटा इवोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। यस, एंटीबायोटिक्स दिया है ना बुक में, देखो वही तो। वैसे तो उनका बेटा वही मैं बोल रही हूँ ना, एंटीबायोटिक्स का यहाँ पे कहने का मतलब है वही जीन। मैं एक बार ही खोलती हूँ ना बायोटेक प्रिंसिपल, तो बेटा शुरू करें फिर। दैट्स वाई ना, दैट्स वाई एनसीईआरटी की लाइन। मैं पीडीएफ खोल रही हूँ, ठीक है ना। एनसीईआरटी की लाइन है, देखो पहले तो वैसे उन्होंने ऐसे दिया हुआ है, in this case one antibiotic resistant gene helps in selecting transformant, whereas other antibiotic resistant gene gets inactivated due to insertion। ये मैं बात कर रही हूँ पेज नंबर 169 न्यू एनसीईआरटी की। और देखो न्यू एनसीईआरटी में पेज 170 पेज नंबर निकालो। 170 पेज नंबर में जो सबसे फर्स्ट पैराग्राफ दिया है उसमें देखो लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज अ कम्बरसम प्रोसेस। इसमें पता है क्या है बेटा, उनके कहने का मतलब जब आप एंटीबायोटिक में भी किसी को ग्रो कर रहे हो ना, तो अगर जिसको आप ग्रो कर रहे हो या तो उसके पास जीन नहीं होगी उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, तो वो मर जाएगा, और या तो अगर वो जीन इनएक्टिवेट हो गई है तो भी वो मर जाएगा। तो आप एंटीबायोटिक्स का ही तो इस्तेमाल कर रहे हो ना। आपको मेरी बात समझ में आई? एनसीईआरटी इज वेरी टफ टू रिमेंबर, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से ना। और वैसे आपके पास बाकी कोई ऑप्शन बनता नहीं, उसका कहने का मतलब यही है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिवेट हो जाएगी तो आप उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे अगर सिलेक्शन के लिए, तो ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट इज द मीनिंग, ठीक है ना। डन बेटा, यस एवरीवन, शुरू करें फिर बेटा आज का लेक्चर। चलिए बहुत बढ़िया। कंबरसम का मतलब अब बेटा 5 बार बता चुकी हूं, अब नहीं बताऊंगी, अब बहुत स्पैमिंग हो गई आप लोगों की ना। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। बाकी किसी क्वेश्चंस में तो कोई डाउट नहीं है बेटा। हेडिंग डालो इवोल्यूशन। पहले चैट्स ऑफ करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, आप लोगों को क्या लगता है व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन का मतलब क्या है? अगर सिंपल सरल भाषा में कोई तुमसे पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन, चैप्टर ही इवोल्यूशन है, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है बेटा, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ पहले मैं चैट्स ऑफ करूंगी, लेकिन आप पहले बताइए व्हाट इज एवोल्यूशन। हाँ हाँ करती हूँ बेटा, करती हूँ मैं, ये चैट्स ऑफ करती हूँ, पढ़ने वाले बच्चों को ज्यादा वो है। हाँ, व्हाट इज एवोल्यूशन? चेंज, एडाप्टेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, वेरिएशन, डेवलपमेंट, लाइफ फॉर्म, चेंज विद टाइम, बदलाव, प्रोग्रेस, वेरिएशन। चलो अब मैं बताती हूँ, बहुत सारे तुम्हारे आंसर्स आ गए, अब मैं तुम्हें बताती हूँ, चैट्स ऑफ करती हूँ, फिर ना बेटा जब थोड़ा थोड़ा समझा लूंगी ना फिर चैट्स ऑन करूंगी, आप मुझे बताना कि आपको समझ आया कि नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात है, चेंज शब्द जो आप बोल रहे हैं ना, चेंज शब्द बहुत रिलेट करता है इवोल्यूशन से। हेडिंग डालो, चैप्टर का नाम भी इवोल्यूशन है और हम सबसे पहले व्हाट इज इवोल्यूशन ये पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं इवोल्यूशन का मतलब है बदलाव, इवोल्यूशन का मतलब है बदलाव, इवोल्यूशन का मतलब है चेंज, इवोल्यूशन का मतलब है बदलाव, इवोल्यूशन का मतलब है चेंज। चेंज इन व्हाट? आप ये वाला इवोल्यूशन तो बाद की बात है, आप अपने आप में ही सोचो, आप में इवोल्यूशन होने में तो वैसे बहुत सारा टाइम लगता है, मिलियन ऑफ इयर्स, लेकिन ये बदलाव बेटा, अगर तुम डेफिनेशन देखो अंग्रेजी की तो हम कहते हैं चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब प्लांट्स में, फौना मतलब एनिमल्स में। द चेंजेस इन द फ्लोरा एंड फौना
दैट टुक प्लेस ग्रेजुअली, धीरे धीरे ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स में ये जो ग्रेजुअल चेंजेस हुए, एक बारी में नहीं हुए, एक दिन में नहीं हुए, धीरे धीरे ये जो बदलाव आए, आप सोच के देखो ना, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इवोल्यूशन का हम खुद हैं। अब आप अपनी ऐसे मत सोचो कि यार मेरे मम्मी पापा तो, हम तो अपने मम्मी पापा जैसे ही दिख रहे हैं, मेरे भाई एक नाक है, दो आंख है, दो कान है, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है ना, हमारा पोस्चर कैसा है ना। तुम अपने पापा मम्मी से या अपने दादा दादी से या अपने ग्रैंड यू नो उतने उससे कंपेयर नहीं करना है। मैं मिलियन ईयर्स की बात कर रही हूँ। आप ह्यूमन एवोल्यूशन को एक बार इमेजिन करो। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, जैसे हम बताते हैं कि ह्यूमन एवोल्यूशन में पहले हम कैसे बेटा 4 टांगों पर चलते थे, बहुत ज्यादा हेयरी बॉडी होती थी, धीरे धीरे करके बेटा हमारा इरेक्ट पोस्चर होना, पहले हमने बेटा दो टांगों पर चलना स्टार्ट किया, पीठ अभी भी झुकी हुई थी, फिर धीरे धीरे हमारा अपराइट पोस्चर आया, पहले जॉ हमारी बाहर की तरफ निकली होती थी, बहुत ज्यादा हेयरी बॉडी होती थी, क्रेनियल कैपेसिटी कम होती थी, ब्रेन साइज कम होता था, धीरे धीरे कितना बदलाव आया बेटा। मैं पढ़ाऊंगी तो मैं ह्यूमन एवोल्यूशन, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस से कैसे मॉडर्न मैन आए। सिर्फ हम में बदलाव नहीं हुआ, ह्यूमंस, हम तो एक पार्ट, एक हिस्सा हैं। कितने मैमल्स, कितने एम्फीबियंस, कितने रेप्टाइल्स। इवोल्यूशन को तुम ऐसे भी तो समझ सकते हो, हम पढ़ते भी तो हैं एनिमल किंगडम में। जब हम वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं मछली से आई एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से आए रेप्टिलियंस, और रेप्टाइल से आए बेटा एव्स, और रेप्टाइल से आए मैमल्स। ये भी तो इवोल्यूशन ही है, ग्रेजुअल चेंज हुआ। क्यों हुआ बेटा ये चेंज, क्यों हुआ? बहुत सारे फैक्टर्स है, यही तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि इवोल्यूशन होता कैसे है। म्यूटेशंस, जीन म्यूटेशन से हुआ होगा बेटा, जीन म्यूटेशन से बदलाव आते हैं। एनवायरमेंटल चेंज, एनवायरमेंटल चेंज से बेटा इवोल्यूशन हुआ होगा। कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट, उसकी वजह से भी हो सकता है। हम पढ़ेंगे एग्जैक्टली कि इवोल्यूशन होता कैसे है। बट व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन इज बेसिकली अ चेंज, एक ऐसा चेंज जो एक दिन में नहीं आया, एक ऐसा चेंज जो ग्रेजुअली हुआ, दैट टुक मिलियन ऑफ ईयर्स, और एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। मतलब वो बदलाव जो होता है वो धीरे धीरे, जैसे पहले ए से बी आया तो ए से बी में पहले कुछ बदलाव आया, फिर बी से सी जब बना तो ये वाले बदलाव के साथ साथ और एडिशनल बदलाव आए, है ना। तो ये जो बदलाव आ रहे थे, ये जो चेंजेस हैं, ये एड ऑन होते जाते हैं। जब ये एड ऑन होते जाते हैं तो आप सोचोगे कई मिलियन ईयर्स बाद अगर आप देखोगे जहां से शुरुआत हुई थी और अब जहां आप पहुंचे हो, ये बदलाव इतने ज्यादा इकट्ठा हो गए, इतने ज्यादा ऐड हो गए कि फाइनली आपको बहुत ही नई कोई स्पीशीज देखने को मिल रही है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, नया स्पीशीज बन सकता है। तभी तो बेटा मछली से एम्फीबियंस आ गए। ऐसा नहीं कि मछली खत्म हो गई, पर मछलियों से ही आगे जाके एम्फीबियंस इवॉल्व हुए, एम्फीबियंस से आगे जाके रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए। दिस इज सिंपली इवोल्यूशन। ये परिभाषा है, ये डेफिनेशन है। सबसे पहले बेटा हम एवोल्यूशन की डेफिनेशन लिखेंगे। द चेंजेस इन द फ्लोरा and fauna that took place gradually, over million of years, किसी भी वजह से। अभी मैं रीजन नहीं बता रही हूं। अच्छा, पता कैसे चलता है बेटा इवोल्यूशन हुआ? पता कैसे चला? थोड़ा सोचो। वैसे मैं चैट ऑन नहीं कर रही हूं, आप खुद सोचो कि पता कैसे चला यार कि ऐसा हुआ होगा। दैट टुक प्लेस ग्रेजुअली ओवर मतलब ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे ड्यू टू क्यूमुलेटिव मतलब ऐड किया हुआ, क्यूमुलेटिव समेशन, क्यूमुलेटिव चेंजेस
इन ऑर्गेनिजम्स ओवर दीज ईयर्स। ये जो चेंजेस थे ये क्यूमुलेटिव चेंजेस थे जो इकट्ठा होते जाते जिससे इवेंचुअली आगे जाके बेटा नई स्पीशीज भी बन जाती। दिस इज कॉल्ड एज बेटा इवोल्यूशन। अब सोचने में लगता है कैसे पता चला यार, कैसे पता चला कि ये चेंजेस हुए होंगे, कैसे पता चला इवोल्यूशन हुआ होगा? एविडेंसेस होते हैं। मैं इस चैप्टर में आपको यही तो बताने वाली हूं। मैं आपको पहले तो अब देखो इवोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, अब हम इस चैप्टर में पढ़ना कैसे कैसे पहले मैं ये बता दूं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे यूनिवर्स कैसे बना, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स क्या है। किसी ने देखा तो नहीं है बेटा? क्या तुमने देखा? क्या जिन साइंटिस्ट ने थ्योरी दी हुई थी क्या उन्होंने देखा? अर्थ कैसे आया? क्या किसी ने देखा? क्या किसी ने देखा जब लाइफ ही नहीं थी? पहले तो यूनिवर्स की बात करते हैं, फिर अर्थ की बात करते हैं, तब जाके लाइफ की बात करते हैं। लाइफ में भी पहले कैसा था किसी ने देखा तो नहीं है बेटा। इट्स जस्ट ऑल एक्सपेरिमेंटल, द हाइपोथेसिस, द थ्योरीज, और जो थ्योरी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। नोबडी हैज सीन इट, किसी ने होते हुए थोड़ी देखा है कि बिग बैंग हुआ होगा, बट दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। तो वही थ्योरीज को हमें पढ़ना है कि यूनिवर्स कैसे आई। जब यूनिवर्स की बात कर लेंगे तो फिर हम समझेंगे, क्योंकि यूनिवर्स में गैलेक्सीज हैं आपकी, गैलेक्सीज में मिल्की वे गैलेक्सी होती है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, हमारे सोलर सिस्टम में हमारी बेटा मदर अर्थ है, तो हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे लाइफ कैसे आई, जीवन कैसे आया, पहली जिंदगी कैसे आई, और उसको बताने के लिए बहुत सारी थ्योरीज होती हैं जो एक्सप्लेन करती है हाउ द लाइफ ओरिजिनेटेड। देयर आर डिफरेंट थ्योरीज गिवन। हम उन थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे कि लाइफ कैसे आई होगी। वंस हम ये पढ़ लेंगे, फिर आगे इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है लाइफ तो आ गई, फिर ये चेंज कैसे हुआ जिसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं। फिर ये चेंजेस कैसे आए उस जीवन में, उस लाइफ में बदलाव कैसे आया, इतनी वैरायटी ऑफ फ्लोरा, इतनी वैरायटी ऑफ फौना बनी कैसे। फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग लोगों की थ्योरीज पढ़ेंगे जो उन्होंने बताई है कि इवोल्यूशन ऐसे हुआ होगा। जहां आप सब एक थ्योरी, दो थ्योरी के बारे में शायद आपने सुना हो। एक लेमार्क की थ्योरी आपने सुनी होगी, जिराफ गर्दन उचका रहा था खाने के लिए, गर्दन लंबी हो गई। एक आपने लेमार्क की थ्योरी शायद सुनी होगी, और आपने डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन सुना होगा। तो ऐसे हमें थ्योरीज पढ़नी है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। फिर हमें पढ़ना है एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है। तूने पढ़ाई की, इसका प्रूफ क्या है? तेरे तो नंबर गंदे आ रहे हैं, व्हाट इज द प्रूफ? तो प्रूफ क्या है कि एवोल्यूशन हुआ होगा। जैसे डायनासोर्स की चर्चा सब लोग करते हैं, कैसे पता चला? किसी ने डायनासोर्स को देखा था क्या? कि कोई मिला था डायनासोर से? नहीं ना। कैसे फिर बात करते हैं डायनासोर्स की? कैसे उसकी एग्जिस्टेंस की बात होती है? कैसे पता चलता है कई मिलियन ईयर्स ऐसे पहले थे? एविडेंस, फॉसिल्स की बात करते हो जो आप सबने सुना हुआ है ना। सिर्फ एक ही एविडेंस नहीं है बेटा, एनिमल्स के इंटरनल एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी को देख के भी पता लगाया जा सकता है कि इवोल्यूशन हुआ होगा। ऐसे ही हम पढ़ेंगे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। फिर कुछ हम पढ़ेंगे हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, कुछ थ्योरेटिकल मैथमेटिकल चीजें हैं, कैलकुलेटिव वाली, ये पढ़ेंगे। और चैप्टर के एंड तक आते आते फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ मैन, कैसे मॉडर्न मैन आए पहले। तो दिस इज बेसिकली द जिस्ट जो हमें पढ़ना है। पहले मुझे बताओ, इतनी बेसिक बात में कोई दिक्कत? फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, हम यूनिवर्स की ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे कि क्या थ्योरीज दी गई थी। नोबडी हैज सीन इट, किसी ने नहीं देखा बेटा, हाइपोथेसिस है, सिर्फ कही हुई बातें हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। जो सबसे एक्सेप्टेड चीज है वही हम पढ़ते हैं। कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं? अब आई थिंक तुम क्लियरली किसी को भी बता पाओगे व्हाट एग्जैक्टली इज एवोल्यूशन, ठीक है ना। हम अब यूनिवर्स के ओरिजिन की बात करेंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी को लेते हुए चलेंगे, पढ़ाती जाऊंगी और एनसीईआरटी को फिर साथ के साथ तुम्हें रीड कराती जाऊंगी। बेटा इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, मस्त तरीके से पढ़ना है। आई नो काफी सारी सबकी थ्योरीज आपको पढ़नी है ना। जैसे केमिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़ते हो ना, इन्होंने ये थ्योरी दी फिर ये रिजेक्ट हो गया, इन्होंने ये थ्योरी दी रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे भी स्टार्टिंग में ऐसी थ्योरीज होंगी, बट दे आर फन, बहुत मजेदार थ्योरीज है, और आपको मजा आएगा ये जान के हाँ यार ऐसा हुआ होगा शायद। और लोग सोचो कितने साइंटिस्ट लोगों का दिमाग पहले के, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करे बेटा, जिन्होंने बताया, सोचो जीवन के बारे में कितने ब्रिलियंट रहे होंगे। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करते होंगे कि यार पहले के टाइम पे ना ऐसा रहा होगा, और इसको हम एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करके दिखाते हैं। समझ रहे हो? तो लेट्स स्टार्ट विद ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। शुरू करते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगी कई सारी ऐसी थ्योरी जिसमें तुम लोग हंसोगे, कहोगे है मैम आज तो तुम हंस रहे हो ना बेटा, पहले के टाइम पे किसी को पता थोड़ी था,
आज तो तुम्हें इतनी सारी चीजें पता है भाई, फोन में इवोल्यूशन देख लो ना, इवोल्यूशन को तो मिलियन ऑफ इयर्स लगते हैं, फोन में, कंप्यूटर में, टीवी में, ये बदलाव ही तो इवोल्यूशन है। टीचिंग में ऑफलाइन से ऑनलाइन, दिस इज चेंज, दिस इज एवोल्यूशन। क्यों जरूरी है? सर्वाइवल के लिए। आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन नहीं पढ़नी होती है बेटा, उसका अर्थ समझना होता है। जैसे जैसे आपके आसपास बदलाव आ रहा है, आपको अगर सर्वाइव करना है तो इवॉल्व करना पड़ेगा। आपको एज अ इंडिविजुअल, एज अ स्टूडेंट इवॉल्व करना पड़ेगा पहले के टाइम से। एज अ टीचर हमें इवॉल्व करना पड़ेगा इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दिस इज ऑल एवोल्यूशन। डब्बा कंप्यूटर आते थे, डब्बा टेलीविजन आते थे, आज वो कितना बदल गया है। आईफोन देख लो तुम, कौन सा आईफोन आ गया है? 16 प्रो मैक्स, व्हाटएवर। ठीक है, चलो चलो इसी बात के साथ में बेटा बात करते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की। अब क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं बेटा इसमें, कितने साल पहले यूनिवर्स का ओरिजिन एक्सप्लेन किया जाता है। डेटा बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर में आता है। यूनिवर्स का ओरिजिन कितने साल पहले, अर्थ का ओरिजिन कितने साल पहले, लाइफ कितने साल पहले आई, तो डेटा के क्वेश्चंस इस चैप्टर में पूछे जाते हैं बेटा। जब मैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करती हूं तो पहली बात तो जो क्वेश्चन में पूछा जाता है कब, 20BYA करके लिखते हैं बेटा। कहीं कहीं पे आपको कैपिटल में भी BYA मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इतने बिलियन ईयर्स अगो। जब मैं MYA लिखूंगी तो इतने मिलियन ईयर्स अगो। सोचो, इतने बिलियन ईयर्स अगो, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं बिलियन ईयर्स अगो। और इसको जो एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी, जो सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। बिग बैंग थ्योरी, ठीक है ना, जो भी एनसीईआरटी में गिवन है वो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स this. Like I said, no one has seen this beta. It's just the theory. इन्होंने कहा कि क्या हुआ होगा, क्योंकि जब तक आप यूनिवर्स के बारे में नहीं जानेंगे, यूनिवर्स के अंदर ही तो बेटा गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज के अंदर ही तो बेटा सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम के अंदर ही तो अपना सोलर सिस्टम है, और अपने सोलर सिस्टम के अंदर अपना अर्थ है, फिर अपने अर्थ के अंदर लाइफ है। तो लाइफ के बारे में जानना है तो बैक हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। तो इसीलिए हम सबसे पहले यूनिवर्स की बात करते हैं। तो बोलते हैं पहले आप अगर देखोगे ना तो यूनिवर्स ऐसी थी, रेड बॉल, जैसे बॉल होती है ना क्रिकेट बॉल, तो क्रिकेट बॉल जितनी साइज की थी, बहुत ही कंडेंस्ड, हाई प्रेशर पार्टिकल्स इसके अंदर थे, बिल्कुल कंडेंस्ड, हॉट हॉट बॉल लाइक, ठीक है ना। ये साइज था, मान लो, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रही हूं कि पहले यही साइज था, फिर ये एक्सपैंड करती है बेटा, अभी बताऊंगी। सो ये इन्होंने एक्सप्लेन किया कि कुछ ऐसा हुआ होगा शायद कि ये यूनिवर्स है लाइक अ रेड हॉट बॉल, कंडेंस्ड एंड हाई प्रेशर। बहुत ज्यादा प्रेशर था बेटा इसके अंदर, फटने को हो जाएगा इतना प्रेशर था। यही से तो इन्होंने बेटा इस चीज की एक्सप्लेनेशन दी, बोला कि भैया ये बहुत छोटा सा था, बहुत गर्म था, बहुत हाई टेम्परेचर था, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर था, बहुत ज्यादा बेटा आपको कंडेंस्ड ये दिख रहा है, इतना प्रेशर इसके अंदर हुआ कि ये उस प्रेशर को झेल नहीं पाया। हम बोलते हैं ना यार बहुत प्रेशर हो रहा है, अब मैं फट जाऊंगा, यार बहुत तूने सुना दिया मेरे को, अब मैं फट जाऊंगा, अब मेरे से नहीं झेला जा रहा। इसके अंदर भी बेटा बहुत ज्यादा प्रेशर जब हुआ तो ये फट गया। थर्मोन्यूक्लियर वो हुए, एक्सप्लोजन्स हुए बेसिकली, है ना, धमाका हुआ, जिसकी वजह से आप कहते हैं बिग बैंग। बैंग से यहां कहने का मतलब है एक्सप्लोजन। सो एनसीईआरटी कहती है देयर वाज अ सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन दैट टुक प्लेस इन द स्पेस। स्पेस में एक बड़ा, इकलौता एक बड़ा ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, बहुत धमाकेदार साउंड आई, एंड दिस स्पेस
एक्सपैंडेड इन वॉल्यूम। ये जो आप एक सिंगल बॉल जैसा बोल रहे हो, ये वॉल्यूम में फिर एक्सपैंड हो गया, इसीलिए बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। ठीक है ना। प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ तो थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स लिखेंगे हम यहां, एज प्रेशर इंक्रीज्ड thermonuclear explosion took place and it expanded in volume. Expanded in volume. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और क्योंकि सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन, एनसीईआरटी कहती है अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म, आप सोच भी नहीं सकते, ये मैं एनसीईआरटी की लाइन से इंक्लूड कर रही हूं साथ के साथ, कहती है अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, आप बता भी नहीं सकते कि कितना बड़ा धमाका हुआ, पर बता रहे हैं, वो अलग बात है। एनसीईआरटी ऐसा कहती है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि कितना बड़ा धमाका हुआ होगा, तो मैं एनसीईआरटी की लाइन भी जरूर यहां पे बेटा इंक्लूड करना चाहूंगी, अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, इतना बड़ा धमाका हुआ। दिस बेटा यूनिवर्स एक्सपैंडेड इन वॉल्यूम, ऐसे समझो, अब वॉल्यूम बढ़ गया, स्पेस में आप देख रहे हो पहले एक सिंगल बॉल जैसा दिख रहा था, अब बेटा नाउ द यूनिवर्स यू कैन सी, यहां पे बेटा एक्सपैंडेड इन वॉल्यूम, जैसे ही ये एक्सपेंशन हुई, एक्सपैंडेड इन वॉल्यूम, जैसे ही बेटा सरफेस एरिया बढ़ा, एक्सपेंशन हुआ, आप सब जानते हैं ऐसा एक्सपेंशन होने पर टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर विल कम डाउन, पहले टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, अब एक्सपेंशन हो गया, इस एक्सपेंशन से अलग अलग पॉइंट्स बेटा हमें मेंशन कर रहे हैं, इस एक्सपेंशन से सबसे पहले टेम्परेचर केम डाउन, रिलेट करते जाना है, आपसे पूछेंगे कि क्या क्या हुआ था, टेम्परेचर केम डाउन, टेम्परेचर कम हुआ, धीरे धीरे आप अभी देखोगे बेटा क्लाउड्स बनेंगे, गैलेक्सीज बनेंगी, गैलेक्सीज होती है क्लाउड्स ऑफ गैसेस, डस्ट, प्लैनेट्स, टेम्परेचर कम हुआ, पहले तो दो गैसेस की बात करते हैं जो आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे कि जैसे ही बिग बैंग हुआ था, यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ, तो कौन सी दो गैसेस बनी, ये दो गैसेस थी बेटा हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम वर फॉर्म्ड। पूछते हैं गैसेस के बारे में, क्योंकि अभी मैं आपको अर्थ के बारे में बताऊंगी, तो अर्थ की ओरिजिन के लिए एक्सप्लेन किया जाता है कि वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, और उन वॉल्केनिक इरप्शन से जब वो क्या बोलते हैं वॉल्केनो बाहर आ रहा था, तो उस मोल्टन मास में से कुछ गैसेस रिलीज हो रही थी, तो वहां पे भी कुछ गैसेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो गैसेस की बात करते हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये दो गैसेस रिलीज हुए, और फिर बेटा ये दो गैसेस पास आने लग गए, और ये पास जैसे जैसे आने लग गए तो इन्होंने क्लाउड्स बनाया, और इन्हीं क्लाउड से आगे जाके बेटा बनने लग गए गैलेक्सीज, अलग अलग गैलेक्सीज। हम कहते भी तो यही हैं कि हमारी यूनिवर्स में ही अलग अलग गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज क्या होती है? गैलेक्सीज आर दीज क्लाउड्स ऑफ गैसेस, प्लैनेट्स, स्टार्स, ऑल दीज पार्टिकल्स, उनमें स्टार्स हैं, ये गैसेस के क्लाउड्स हैं, डस्ट है, इन्हीं से तो मिलके गैलेक्सीज बनी है। तो आपके यूनिवर्स का जब एक्सपेंशन हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, पहले हाइड्रोजन हीलियम बने, इनके क्लाउड्स बने, इस तरीके से आपके अलग अलग गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हो गया, जिसमें आप अपनी गैलेक्सी की बात करते हैं आकाशगंगा, मिल्की वे गैलेक्सी की आप बात करते हैं जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें हमारी मदर अर्थ है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे बना देते हैं, अलग अलग गैलेक्सीज बनी, तो मिल्की वे गैलेक्सी को हम व्हाइट से बना देंगे, बाकी अलग अलग गैलेक्सीज को आप अलग अलग कलर से बना सकते हैं। तो पहले यूनिवर्स बना, यूनिवर्स बनने के बाद टेम्परेचर जो भी कम हुआ, गैसेस बनी, और फिर बेटा इसी से आपके गैलेक्सीज बने, और जब गैलेक्सीज की बात करेंगे तो फिर बात करेंगे अर्थ की, और ये बात कर रहे हैं हम अपने मिल्की वे गैलेक्सी की।
ठीक है ना। यहां पे लिखते हैं वेरियस गैलेक्सीज वर फॉर्म्ड, गैलेक्सीज वर फॉर्म्ड। होती क्या है गैलेक्सीज, तो यहां पे लिखेंगे गैलेक्सीज आर क्लाउड्स ऑफ डस्ट, प्लैनेट्स, स्टार्स एक्सेट्रा। यही गैलेक्सी है। दीज आर डिफरेंट गैलेक्सीज, वेरियस गैलेक्सीज। एंड बेटा इसमें जो हमारी गैलेक्सी है इसे हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। एंड दिस मिल्की वे गैलेक्सी हैज आवर सोलर सिस्टम, जिसमें हमारा अपना सन है, सूरज है, हैज आवर सोलर सिस्टम, हैज आवर मदर अर्थ। एक बार सोच के देखो बेटा जरा, जो तुम बहुत कम सोचते हो, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जैसे तुम पढ़ रहे हो, एक बार ये सोच के देखो कितनी बड़ी यूनिवर्स, कितनी बड़ी यूनिवर्स, उस कितनी बड़ी यूनिवर्स में कितने सारी गैलेक्सीज, उस कितनी सारी गैलेक्सीज में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, उसमें सोलर सिस्टम्स, और उस सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ, और उस अर्थ में कितनी सारी फ्लोरा एंड फौना, कितने सारे टाइप के प्लांट्स और कितने सारे टाइप के एनिमल्स, उस कितने सारे टाइप में कितने सारे टाइप के मैमल्स, और कितने सारे टाइप के मैमल्स में कितने सारे टाइप के ह्यूमंस, और उनमें से एक आप। और व्यक्ति जैसे ही कुछ थोड़ा बहुत बन जाता है तो वो अपने आप को कितना बड़ा समझने लगता है, लेकिन अगर आप रियलाइज करें तो आप कितने इनसिग्निफिकेंट हो इन फ्रंट ऑफ दिस यूनिवर्स। कैन यू इमेजिन कि हम सब कितने इनसिग्निफिकेंट है इस यूनिवर्स के आगे। अगर तुम सिर्फ अर्थ को देखो तो एनसीईआरटी कहती है अर्थ इज लाइक अ स्पेक, एक बिंदु मात्र है अर्थ एक बिंदु मात्र है। उस बिंदु मात्र अर्थ में हम कितने ज्यादा इनसिग्निफिकेंट होंगे, आप ये सोच के देखो। लेकिन व्यक्ति, कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर, बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं बेटा, आपने अपने आसपास कितने लोग देखे होंगे जो कितने ईगो से भरे हुए होते हैं। दे विल डू स्लाइट थिंग्स, छोटा अगर कुछ हमने कर लिया हासिल तो ईगो इतना चढ़ जाता है, यू नो, ईगो बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है। और इसलिए तो हम कहते हैं कि सक्सेस के साथ हम्बल रहना। हमने अभी कल आप लोग रतन टाटा जी के बारे में बात कर रहे थे, तो इतनी सक्सेस के साथ हम्बल रहना इज अ मेजर चैलेंज, और वो क्वालिटी सबके पास नहीं होती। ईगो सर चढ़ जाता है लोगों के, एंड दे थिंक दे आर समथिंग वेरी वेरी बिग, एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ एक्चुअली डिस्ट्रक्शन। तो इसीलिए आप अपने आप को एक बारी इमेजिन कीजिए। बहुत ज्यादा मैंने आपके रियल लाइफ से भी रिलेट कर दिया। मुझे एक बारी बताइए, आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हुआ? ऐसा ड्राइंग बना के एनसीईआरटी में नहीं बताया हुआ है, पर मैंने आपको एनसीईआरटी की ही उस विचित्र भाषा को एक इंटरेस्टिंग भाषा में समझाने की कोशिश की है। मैं देखूंगी बेटा, अगर मेरे को ना, वैसे बहुत मुश्किल है एवोल्यूशन के कोई एनिमेशंस मिलना, क्योंकि ना बहुत डिटेल्ड है, हर किसी की अपनी अपनी कहानी है, हर किसी की अपनी अपनी थ्योरी है, तो एनिमेशंस मिलना थोड़ा मुश्किल है। मिलेगा कुछ अच्छा तो मैं दिखाऊंगी, ठीक है? जबरदस्ती नहीं करूंगी, क्योंकि फिर बेफिजूल की चीजें देख के तो कोई फायदा नहीं है ना? यस। और ये भी सोचो बेटा कि हम जब सोचते हैं ना कि ये क्या कौन कहेगा, ये कौन क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा, तो ये सोच लो कि वो उसकी एग्जिस्टेंस कितनी सी है, दुनिया कितनी बड़ी है, और आप जिनके बारे में सोच रहे हैं एक्चुअल में कि वो क्या सोचेंगे, उनकी एग्जिस्टेंस कितनी कम है।
जैसे ही आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप ये रियलाइज कर जाएंगे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेट इट बी. दिस यूनिवर्स इज ह्यूज and has a lot to offer you. Don't get bothered with what other people are saying. They are so insignificant यार, है ना. चलो डन डन डन. इसी बात के साथ में अब बेटा हमने क्योंकि अपनी गैलेक्सी की बात कर ली, हमारे सोलर सिस्टम की बात कर ली, अब हम बात करेंगे बेटा हमारी अर्थ की, मिल्की वे गैलेक्सी. और हाँ, यहां बात आ गई अर्थ की. यूनिवर्स के लिए सिर्फ इतनी कहानी याद रखनी है बेटा. यूनिवर्स के लिए सिर्फ इतनी ही बात कहनी है हमें. कब हुआ? 20 बिलियन ईयर्स अगो. किस चीज ने एक्सप्लेन किया? बिग बैंग थ्योरी. बिग मतलब सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन टुक प्लेस इन स्पेस. वो जो बेटा मास था, कंडेंस्ड बॉल था, बहुत ज्यादा जो प्रेशर था वो फट गया, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, एक्सपैंडेड इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में एक्सपेंशन हुई, टेम्परेचर कम हो गया, हाइड्रोजन हीलियम बने सबसे पहले, फिर गैलेक्सीज बनने लग गई. गैलेक्सीज वही होती है बेटा जिनमें प्लैनेट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, यही क्लाउड्स होते हैं इन गैसेस के जो आपके पास थे पहले, हाइड्रोजन एंड हीलियम, इन्हीं से क्लाउड्स बन रहे थे. उसमें आपकी मिल्की वे गैलेक्सी थी, मिल्की वे गैलेक्सी में आपका सोलर सिस्टम था, आपके सोलर सिस्टम में अर्थ था. अर्थ की ओरिजिन बोलते हैं 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. अब अर्थ की बात करते हैं कि अर्थ में क्या क्या चल रहा था, क्योंकि जब हम अर्थ की बात करेंगे कि अर्थ का टेम्परेचर पहले कैसा था, अर्थ का एटमॉस्फेयर पहले कैसा था, तभी हम समझ पाएंगे कि लाइफ कैसे आई होगी. और अभी आज आप समझेंगे बेटा, ये बात सबको पता होगी, पहली लाइफ कहाँ आई, पानी में या धरती पे, पानी में या लैंड में, ये तो सबको पता होगा ना. जल्दी बताओ, एक बार ही बताओ, ये तो सबको पता होगा. फिर मैं एक्सप्लेन, आज अभी आप यही चीज समझोगे कि ऐसा क्यों हुआ. पहली लाइफ लैंड टेरेस्ट्रियल थी या पानी में थी? पानी में. सारे बच्चे कह रहे हैं पानी में, सारे बच्चे कह रहे हैं पानी में. अब पानी में कैसे फर्स्ट लाइफ आई, ये आप अभी अगले टॉपिक में समझ पाएंगे. ठीक है, अगेन ये ऑफ करके ही पढ़ाने में मजा है बेटा, क्योंकि ना मेरा दिमाग फिर फोकस रहेगा और किसी भी स्पैमर की बातों पे मैं ध्यान नहीं दूंगी बिल्कुल भी. ठीक है, अर्थ के ओरिजिन की बात करते हैं. फिर एनसीईआरटी ने एक पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ में ना कुछ स्टेलर डिस्टेंसेस, लाइट ईयर्स की बात की है, वो मैं बाद में बताऊंगी, इसके बाद बताऊंगी. ठीक है ना. पहले ओरिजिन ऑफ अर्थ, हेडिंग डालते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ. ओरिजिन ऑफ अर्थ. जब हम अर्थ की ओरिजिन की बात करते हैं तो हम कहते हैं अर्थ की ओरिजिन जो होती है दैट इज 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. पहले तो तुमसे यही पूछेंगे बेटा कब, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. अब जरा अर्थ को जरा देखो, पहले अर्थ का टेम्परेचर कैसा था, अर्थ में क्या क्या चीजें हो रही थी. तो अर्थ की बात करते हैं. दिस इज हमारी अर्थ. अर्थ में ना टेम्परेचर डिफरेंस था. क्यों? अर्थ के अंदर अगर देखोगे तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर. दिस इज अर्थ. और अर्थ के सरफेस पर अगर तुम देखोगे, कैसे बनाए, इनसाइड ऐसे लिख देते हैं. और अर्थ के सरफेस पर अगर देखोगे तो टेम्परेचर कम. तो अंदर और बाहर अर्थ के टेम्परेचर डिफरेंस था. तो ऐसे करके लिखते हैं हम, एरो बना के ऐसे करके लिखते हैं हम, ड्यू टू डिफरेंशियल टेम्परेचर. ड्यू टू डिफरेंशियल टेम्परेचर मतलब अंतर था टेम्परेचर में. डिफरेंशियल टेम्परेचर ऑन अर्थ सरफेस एंड इनसाइड. इस डिफरेंशियल टेम्परेचर की वजह से बेटा इरप्शंस हुए, वॉल्केनिक इरप्शंस हुए, जिससे आगे सारी चीजें आई होगी. बेटा खुद एक बार सोच के देखो, तुम्हें क्या लगता है, जो पहली अर्थ की बात कर रही हूं तो लाइफ की बात करूंगी, जीवन की बात करूंगी, तुम्हें लगता है हम ऐसे तो नहीं बने होंगे ना बेटा. जो पहला लाइफ आया वो कैसे आया होगा, और सोचो बेटा कितना क्या कमाल की चीजें हो रही होंगी. अभी आप तुम देखोगे भी कैसी कमाल की चीजें हुई होंगी. सोचो, इट इज सो इंटरेस्टिंग यार.
और सोचो जिन्होंने ये थ्योरीज दी हैं उन्होंने क्या बढ़िया मतलब रिसर्च किया होगा, कितनी सारी चीजें सोची होंगी, है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किए होंगे, बता एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, तब जाके बता पाए होंगे कि ऐसा हुआ होगा यार। और कैसे हम सारे लोग बेटा मात्र गैसेस, कुछ एटम्स, कुछ मॉलिक्यूल से आगे जाके कुछ ऐसे सेल्स बन गए और फिर हम बन गए। ऑब्वियसली इट टुक क्वाइट अ लॉट ऑफ इयर्स, दो एक बार में तो नहीं हुआ। अब मैं अर्थ की बात कर रही हूं, तो डिफरेंशियल टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ, वॉल्केनिक इरप्शंस, ड्यू टू डिफरेंशियल टेम्परेचर इनसाइड एंड आउटसाइड, volcanic eruptions took place. Volcanic eruptions took place. लावा बाहर आएगा, अभी लावा बाहर आएगा, मॉल्टेन मास, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे तो लावा बाहर आएगा बेटा बाहर। और जैसे ही लावा बाहर आएगा तो एनसीईआरटी कहती है इस लावे ने पूरे अर्थ के सरफेस को कवर कर लिया, है ना। तो हम यहां पे लिख रहे हैं कि ये लावा है, इसे हम कह रहे हैं मॉल्टेन मास, जो लावा है बेसिकली मॉल्टेन मास कवर्ड अर्थ सरफेस। देखो बेटा ड्राइंग बना के पढ़ने का यहाँ पे सिग्निफिकेंस ये है, एनसीईआरटी तो डायरेक्ट लैंग्वेज में देती है, आप उसको रिलेट ज्यादा कर पाते हो, इमेजिन कर पाते हो, अपनी आंखों से, आंखों तो नहीं दिमाग से विजुअलाइज कर पाते हो, इसीलिए डायग्रामेटिकली चीजें देखने से थोड़ी बेटर लर्निंग होती है। फिर मैं अभी आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी तो आपको लगेगा कितना इजी है, वरना तुमने बोरिंग लगेगा, ऐसे लगेगा थ्योरी है ना। मॉल्टेन मास कवर्ड द अर्थ सरफेस, लावे ने पूरे अर्थ को बेटा घेर लिया, और इस लावे से बेटा, इस ज्वाला से, इस वॉल्केनिक इरप्शन से जो लावा निकला, इससे अलग अलग गैसेस निकलने लगे, क्योंकि आगे जाके इन्हीं गैसेस में बेटा रिएक्शंस होते हैं, तो धीरे धीरे करके लाइफ आएगी। देखो मॉल्टेन मास कवर्ड द अर्थ सरफेस, इससे रिलीज हुआ, तो हम लिखते हैं रिलीज्ड वेरियस गैसेस। पूछेंगे, जैसे बोला यूनिवर्स के ओरिजिन में सबसे पहले जो गैसेस जिन्होंने क्लाउड्स बनाई, गैलेक्सीज बनाई आगे, वो हाइड्रोजन हीलियम थे। यहां पे वेरियस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस की डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी कहती है, वाटर वेपर, फिर आप बोल रहे हो बेटा CO2, फिर आप बोल रहे हो बेटा मीथेन, और फिर आप बोल रहे हो बेटा अमोनिया। हम कहते हैं पहले का जो अर्थ था वहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, आज के डेट में तो आप एटमॉस्फेयर की बात करते हो, पहले के अर्थ में कोई ओजोन लेयर नहीं थी, क्योंकि ओजोन बनने के लिए ऑक्सीजन चाहिए था। ऑक्सीजन पहले अवेलेबल ही नहीं होता था, अभी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ऑक्सीजन जब एक फ्री रेडिकल ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तभी तो ओजोन बनता है। आज के डेट में ओजोन है जिसको डैमेज कर देते हैं हम, है ना। तो पहले ओजोन नहीं था, यूवी रेज बहुत आसानी से अंदर आ जाती थी। देखो बहुत हाई टेम्परेचर था, तो ऐसे तो तुम्हें पानी नहीं दिखता था, और जो भी कुछ पानी दिखता था यूवी रेज अंदर आती थी, तो यूवी रेज की प्रेजेंस में H2O टूट जाता था। अभी वही चीज आप पढ़ोगे। यहां तक बेटा डन कर लिया, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। फिर आगे के पेज में मैं बढ़ती हूँ। क्या बोला मैंने अभी तक, अर्थ है, अर्थ के सरफेस पर और अंदर पे टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से वॉल्केनिक इरप्शंस होंगे, वॉल्केनिक इरप्शन से लावा निकलेगा, वॉल्केनिक इरप्शन से जो लावा निकला उसने अर्थ के सरफेस को कवर कर लिया। अर्थ के सरफेस पर जो ये लावा था, इस लावे से अलग अलग गैसेस निकलने लग गई, वाटर वेपर, CO2, मीथेन एंड अमोनिया। अब आगे मैं क्या कह रही हूं, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था प्रिमिटिव अर्थ में। प्रिमिटिव मतलब पहले वाला जो अर्थ था। आज के अर्थ की कंडीशन पहले के अर्थ के कंडीशन जैसी थोड़ी थी। क्या टेम्परेचर था भाई, 100 से ऊपर का टेम्परेचर था पहले। तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर होता था पहले, क्योंकि ऑक्सीजन फ्री हो ही नहीं पाती थी। और अभी आप देखोगे कितने मिलियन ईयर्स तक मूसलाधार बारिश हुई थी। अभी देखोगे सब बना लिया बेटा, सारा कुछ रिलेट कर पा रहे हो, ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना, है ना। अब देखो क्या हुआ, मैं क्या कह रही हूं, मैं ये कह रही हूं कि प्रिमिटिव अर्थ में क्या था। मैं कह रही हूं प्रिमिटिव अर्थ की जो हम बात करते हैं, प्रिमिटिव अर्थ
नो एटमॉस्फेयर, नो एटमॉस्फेयर, रिड्यूसिंग टाइप, अभी मैं रिड्यूसिंग को एक्सप्लेन भी करूंगी, नो फ्री ऑक्सीजन इनिशियली, धीरे धीरे ऑक्सीजन बेटा, साइनोबैक्टीरिया आए तो हमारी नेचुरली बेटा ऑक्सीजन आने लग गया है ना, नो फ्री ऑक्सीजन इनिशियली एंड हाई टेम्परेचर, धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा, पहले तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, हाई टेम्परेचर। अब मैं कह रही हूं इस पॉइंट से रिलेट करके, नो ओजोन, ओजोन भी नहीं है, ओजोन नहीं है तो यूवी रेज बहुत आसानी से घुस जाएंगी अंदर, यूवी रेज could enter easily, ओजोन है ही नहीं रोकने के लिए। अब ये क्या करती थी, H2O को तोड़ देती थी, स्प्लिट कर देती थी। यूवी रेस की प्रेजेंस में आप देखते हो जो भी हमारे पास अगर है H2O, it used to split this H2O, UV rays used to enter and split this H2O into H2 plus O2। बैलेंसिंग आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, केमिस्ट्री की बैलेंसिंग तो हम कर नहीं रहे हैं वैसे। एनसीईआरटी कहती है यार देखो, हाइड्रोजन जो गैस थी ना वो बड़ी हल्की गैस थी, तो एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ एस्केप हो जाती थी, हल्की गैस थी एटमॉस्फेयर में चली जाती थी। एनसीईआरटी कहती है हाइड्रोजन बीइंग लाइटर एस्केप्ड, एस्केप्ड का मतलब है हल्की गैस थी एटमॉस्फेयर में चली गई, लेकिन ऑक्सीजन जो है एस्केप नहीं कर पाती थी, ऑक्सीजन बच के नहीं निकल पाती थी, ऑक्सीजन जल्दी जल्दी दूसरे गैसेस के साथ रिएक्ट करके फर्दर और बहुत सारे गैसेस और चीजों का फॉर्मेशन करेगी। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, हाइड्रोजन बीइंग लाइटर, एक एक एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ा रही हूं, ध्यान से देखिए, ये एनसीईआरटी की ही है, बीइंग लाइटर एस्केप्ड इन एटमॉस्फेयर, ऊपर भाग गई, एस्केप्ड इन एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन क्या करेगी, रिएक्ट करती थी। वॉज नॉट फ्री, पहले तो ये देख लो, वॉज नॉट फ्री, वॉज नॉट इन फ्री फॉर्म, ये बेचारी फ्री फॉर्म में रहती ही नहीं थी, ये रिएक्ट करेगी अभी, ये रिएक्ट करेगी अभी, देखो क्या कैसे कैसे रिएक्ट करती है, बहुत सारे गैसेस के साथ रिएक्ट करेगी अभी, ऐसे देख लो, जैसे मीथेन के साथ रिएक्ट किया, जैसे अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, एक्सेट्रा, है ना। ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद, जैसे इनके साथ, यहां पे मैंने एक्सेट्रा लिख देती हूं, आपको पूरी रिएक्शंस नहीं लिखनी है, आप सिर्फ ये याद रखो कि ऑक्सीजन दूसरे गैसेस के साथ रिएक्ट कर रही है, इनके साथ रिएक्ट करके डिफरेंट अदर चीजें बना रही है, एंड फॉर्म्स नाइट्रोजन, CO2, है ना, H2O एक्सेट्रा। समझ गए मेरी बात, ठीक है। धीरे धीरे चेंजेस आने लग गए, इवेंचुअली ओजोन बना, टेम्परेचर कम हुआ, जब टेम्परेचर कम हुआ तो अब बेटा आपकी होगी बारिश, टेम्परेचर कम हुआ तो कंडेंसेशन हुआ, H2O जो आपकी वेपर्स थी अल्टीमेटली आप पढ़ते हो बारिश के फॉर्म में वो नीचे आने लग गई, क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ, धीरे धीरे एक्सपेंशन हो रहा था, आपकी ओजोन लेयर भी बन गई, अब उतनी यूवी रेज अंदर नहीं आ रही है, तो अब बेटा आपकी जो H2O थी, वाटर वेपर्स थी, अब वो अल्टीमेटली धरती पे गिरने लग गई, लैंड पे गिरने लग गई, और जब वो गिरी इसका मतलब बारिश हुई, रेनफॉल हुआ, कंडेंसेशन हुआ, रेनफॉल हुआ, और ये एक दिन बारिश नहीं हुई, एक महीने बारिश नहीं हुई, एक साल बारिश नहीं हुई, कई सालों तक लगातार मूसलाधार बारिश होती गई। और ऐसा हुआ, इसी सारी ऐसी बेटा धीरे धीरे रिएक्शन हो रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था, धीरे धीरे ओजोन बनी, ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन रेडिकल के साथ में रिएक्ट करी, ओजोन बना लिया, ओजोन बनाने के बाद बेटा यूवी रेज उतनी अंदर एंटर नहीं कर पाती थी, टेम्परेचर आपका कम होने लग गया,
तब जाके बेटा आपकी कंडेंसेशन हुई तो आपकी बारिश हुई, और बारिश कई सालों तक हुई। अभी टेम्परेचर इतना कम नहीं था, पहले तो 100 के ऊपर था। ऐसा नहीं कि बहुत कम हो गया, आज जितना टेम्परेचर देखते हो उतना हो गया, नहीं, 100 के कम हो गया। पहले तो बॉयल करता था जैसे बहुत ज्यादा, 100 अबव, 100 के थोड़ा कम हो गया, 80-90 हो गया, ऐसे मान लो हाइपोथेटिकली कम हुआ, लेकिन बारिश होने लग गई। जब बारिश होने लग गई तो लैंड पे बेटा बहुत सारे पिट्स थे, बहुत सारे डिप्रेशंस थे। इन डिप्रेशंस में पानी भरने लग गया, क्योंकि लैंड पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, और ये जो बहुत बड़े बड़े गड्ढों में जब ये पानी बारिश के फॉर्म में गिरा, जब ये बारिश हुई, इसी से बना आज के डेट में जितने भी आप बड़े बड़े ओशंस देखते हो, ये सारे ओशंस इस तरीके से बने। जो अभी आपने मुझे बोला कि फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, अभी आप देखोगे यही जो पानी गिरा था, ये गरम गरम पानी था। आप आगे थ्योरीज पढ़ोगे तो एक साइंटिस्ट की थ्योरी थी जिसमें इन्होंने इस गरम पानी जो ओशंस बने हैं इसके लिए हॉट डाइल्यूट सूप वर्ड यूज किया था। भरपूर केमिकल्स थे इनके अंदर, बहुत सारी रिएक्शंस चल रही थी इस हॉट डाइल्यूट सूप में, इस ओशन में, और इन्हीं रिएक्शन से जो पानी में हुए, पहली लाइफ ऐसे इस पानी के अंदर आई होगी। क्या समझे? ठीक है, इस पॉइंट को मैं लिखूं बेटा, मतलब ये रिएक्टिव थी, ये क्या बोलते हैं, रिएक्ट करती जा रही थी, बट इवेंचुअली धीरे धीरे करके बेटा ओजोन का भी फॉर्मेशन हुआ। पहले तो ओजोन नहीं थी, बट इवेंचुअली ओजोन बना। इवेंचुअली लेटर ओजोन was also formed. Temperature reduced and water vapor eventually condensed. And ultimately fell on earth depressions का मतलब गड्ढे, pits, earth depressions as rain. और ये rainfall occurred for million years. इमेजिन बेटा, अगर तुम इमेजिन कर पा रहे हो और उस पिक्चर को इमेजिन कर पा रहे हो कि लगातार बारिश होने पर कई सालों तक क्या होगा, forms the ocean that we see today. Ocean which we see today. और यही ओशंस का जो पानी था, वाटर was hot with various chemicals, जहां से, और यही थ्योरी मैं आपको पढ़ाऊंगी केमिकल एवोल्यूशन की, जो सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए, विद वेरियस केमिकल्स। और इसी से कहीं ना कहीं, है ना, फर्स्ट लाइफ प्रोबेबली ओरिजिनेटेड। अब एनसीईआरटी ने पहली लाइफ के बारे में भी कुछ कहा है कि फर्स्ट लाइफ अर्थ के आने के कितने साल बाद आई। अर्थ आई 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, और लाइफ अर्थ के आने के 500 मिलियन, एम फॉर मंकी, लाइफ जो आई अर्थ के 500 मिलियन ईयर्स बाद आई। तो अगर ओरिजिन ऑफ लाइफ देखोगे तो लाइफ की ओरिजिन बोलोगे 4 बिलियन ईयर्स अगो, और अर्थ की ओरिजिन देख रहे हो तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो अर्थ पहले आया और उसके 500 मिलियन ईयर्स बाद लाइफ आई। तो लाइफ कब आई बेटा, कंपेयर कर लो 4 बिलियन ईयर्स अगो, है ना। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, स्टार मार्क, इससे क्वेश्चन आता है।
लाइफ प्रोबेबली, लाइफ कैसे आई अब उसकी थ्योरी सब बाद में पढ़ेंगे। लाइफ प्रोबेबली केम 500 million years आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। और इसका मतलब है दैट इज अप्रॉक्स 4 बिलियन ईयर्स अगो। बेटा देखो, एक एनसीईआरटी में ना नॉन सेल्यूलर लाइफ, सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्सप्लेन तो नहीं किया हुआ है, डेटा दिया हुआ है। ये डेटा मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, अभी आप सिर्फ इतना लिखो, सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ, नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। उसके लिए एनसीईआरटी ने अलग डेटा दिया हुआ है। नॉन सेल्यूलर आई 3 बिलियन ईयर्स अगो, सेल्यूलर आई 2 बिलियन ईयर्स अगो, वो डेटा मैं बाद में बताऊंगी। और ऐसा क्यों दिया है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप पहले सारे बच्चे मुझे ये बताइए, ओरिजिन ऑफ अर्थ और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में कोई समस्या? ओरिजिन ऑफ अर्थ और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में कोई समस्या? पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, अभी स्टेलर डिस्टेंसेस वाला बता देती हूं, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ को हम शुरू कर सकते हैं। पहले बताओ बेटा, यस, कोई दुख दर्द समस्या? अब तो चैट्स चल जाने चाहिए। चैट्स तो बेटा बंद ही हो गए, मुझे लग रहा है चल नहीं रहे हैं। अब देखो, मुझे लग रहा है कि ना खुद से भगवान ने कहा है कि बंद हो जाए, सही है, कोई कर ही ना पाए चैट्स। लाइक्स तो बहुत सारे आ जा रहे हैं और कोई दुख दर्द समस्या भी नहीं आ रहा है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, एक बार मैं इसे चेक भी करा लेती हूँ। अब बेटा एक नोट फॉर्म में लिखेंगे जो स्टेलर डिस्टेंसेस के बारे में दिया हुआ है, और फिर एनसीईआरटी की यहां तक की रीडिंग करेंगे। देखो कितनी छोटी सी बात है, लेकिन इसमें कहानी बहुत सारी है ना। चलिए, टेम्पलेट चैट डिजेबल, टेम्पलेट चैट इनेबल। अब मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक नोट फॉर्म में, अरे चल गया भैया, ओ माय गॉड्स, क्या बात है। तो बेटा अब मेरे को तुम्हारे और मेरे घर का बीच का डिस्टेंस तो नहीं निकालना है। दिल्ली से बेटा मुंबई, मुंबई से पूना, पूना से बैंगलोर, बैंगलोर से गोवा का तो डिस्टेंस नहीं निकालना है। नॉर्मली ये डिस्टेंस निकालते हैं तो किलोमीटर्स में डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब तुम बेटा ऐसे किलोमीटर में अगर डिस्टेंस निकालने लग गए, अर्थ से सन का डिस्टेंस, अर्थ से मून का डिस्टेंस, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट का डिस्टेंस, तो भैया मौत आ जाएगी। तो हम प्लैनेट्स के बीच के डिस्टेंसेस को ऑफ कोर्स ऐसे किलोमीटर्स या मीटर्स, जो भी आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिस्टेंस के लिए निकालते हैं, आप वैसे मेजर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि जो प्लैनेट्स के बीच के डिस्टेंसेस होते हैं ना, इनको डिस्टेंसेस को बोला जाता है स्टेलर डिस्टेंसेस, ठीक है ना। तो इन स्टेलर डिस्टेंसेस को, और ये आई थिंक आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, तो आप लोग तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी है ना बेटा, तो इनको मेजर किया जाता है लाइट ईयर्स में। वही वाली बात की हुई है, आई थिंक बहुत सारे लोग अवेयर होंगे, और जो नहीं है उनको तो बेटा अवेयरनेस कभी जिंदगी में नहीं आ सकती, पर लिख लो, ठीक है ना। तो नोट डाल के हम लिखेंगे पहला पॉइंट, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स आर मेजर्ड इन, distance between planets are known as stellar distances. stellar distances, एंड इन्हीं डिस्टेंसेस को बेटा मेजर किया जाता है लाइट ईयर्स में, ठीक है। सो these distances are measured in light year. light years, है ना,
लाइट कितनी तेजी से ट्रैवल करती है? अगर अभी अंधेरा रूम कर दूं, सोचो लाइट कितनी तेजी से ट्रैवल करती है, पर ये डिस्टेंस इतने ज्यादा डिस्टेंस होते हैं कि इन्हें हमें लाइट ईयर्स में मेजर करना पड़ता है। 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। एक साल में जो लाइट ने डिस्टेंस कवर किया है एक साल में, उसे 1 लाइट ईयर कहते हैं। लाइट, तुम्हें पता है कितनी फास्ट ट्रैवल करती है लाइट, कितनी फास्ट ट्रैवल करती है। पर अभी तुम जान के क्या हैरान हो जाओगे, ये जान के तुम हैरान हो ही रहे हो कि लाइट ईयर्स में मेजर कर रहे हो, मतलब कितने दूर है भाई, कितने दूर। हाँ, सारा डेटा बता रहे हैं। यही डेटा बस याद होता है फिजिक्स में, और तो डेटा तुम सारा ही भूल जाते हो, है ना। हाँ, न्यूटन के 3 लॉ पूछ लो, पता है ना। चलो, so these distances are measured in light years. 1 light year is the distance traveled by light in 1 year. ठीक है। हाँ, चलो चलो चलो, सारा डेटा बता दिया। अब बेटा एनसीईआरटी में पता क्या दिया हुआ है इसके बारे में? एक चीज दी हुई है कि जब हम स्टार्स को देखते हैं, जब हमें स्टार्स दिखाई देते हैं धरती पे बैठ के, कब तुमने धरती मतलब यहाँ पे बैठ के तारों को देखा होगा? एक बात बताओ, कितना साल हो गया होगा ऐसे किए हुए? तो मेरे को बचपन में बहुत याद आ रहा है कि हमने ऐसे स्टार्स देखे होंगे, और दिखते थे। दिल्ली में तो देखना ही मुश्किल है ना बेटा, कैसे देखेंगे बताओ ना, ये देखेंगे भी कैसे? तो आप ये सोच के देखो, इन 1 ईयर इन वैक्यूम, है ना। अब मैं आपको ये बता रही हूँ, एनसीईआरटी की एक लाइन बता रही हूँ। देखो, एनसीईआरटी कहती है जब आप तारों को एक्चुअल में देख रहे होते हैं तो इन अ वे यू आर पीपिंग इनटू द पास्ट। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये शब्द एनसीईआरटी के हैं, हम तो सिर्फ बता रहे हैं। कल ही देखा था तुमने? अच्छा, यही काम करते रहो, चांद तारे देखो, फिर कहना कि मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं। रोज देखता हूं मैं, इतने लेक्चर्स देख लिए होते ना बेटा, जितने तू चांद तारे देख रहा है, तो तेरे ना 4 चांद नंबरों में भी लग जाते ना। नंबरों में तेरे को चांद मिल रहा है अंडे के फॉर्म में। इतना अगर तूने बेटा चांद तारे कम देख के पढ़ाई पे थोड़े से बेटा फोकस किया होता तो कुछ भला हो जाता। बढ़ाया, कल ही देखा था, हर रोज देखता हूं चांद। हाँ, तो जब आप एक्चुअल में एनसीईआरटी कहती है तारों को देख रहे होते हैं तो इन अ वे यू आर पीपिंग इनटू द पास्ट। आप पास्ट में एक्चुअली देख रहे होते हैं, क्योंकि आप सोचो कि अगर मैं कह रही हूं कि सपोज फॉर एग्जांपल, हाइपोथेटिकल वाला एग्जांपल है कि मान लो कि अगर कोई एक्स प्लैनेट की, अगर एक्स स्टार की लाइट मैं कह रही हूं, एक्स जो स्टार है वो मैं कह रही हूं क्या, हाँ, आप सोचो बेटा कि ये डिस्टेंसेस इतने ज्यादा हैं, आप कह रहे हैं लाइट ईयर के फॉर्म में आप इसे मेजर करते हैं। मैं खुद ही जो बोल रही थी कंफ्यूज हो गई, मैं क्या बोल रही थी। 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, है ना। तो ये डिस्टेंसेस इतने बड़े होते हैं कि आप इनको नॉर्मल किलोमीटर्स या मीटर्स में मेजर नहीं कर सकते, आपको लाइट ईयर्स में मेजर करना पड़ता है। जबकि लाइट खुद इतनी फास्ट ट्रैवल करती है, वो लाइट जो आपको आज दिख रही है बेटा तारे की, वो कई साल तक ट्रैवल करके आई होगी, तब जाके बेटा आज आपको नजर आ रही है। अगर मैं कह रही हूं कोई भी स्टार 20 लाइट ईयर आपसे दूर है, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली 20 लाइट ईयर आपसे दूर है, तो इन अ वे 20 साल पहले वो लाइट निकली होगी, आज आपको जाके दिख रही है। अगर कोई भी 20 लाइट ईयर आपसे दूर है तो आप समझो, कोई भी हाइपोथेटिकल, तो 20 साल लगे होंगे उसको आज आप तक पहुंचने के लिए। 20 साल पहले वो निकली होगी, 20 साल पहले वो निकली होगी और आज आपके पास पहुंची है। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, एंड दैट्स व्हाई यू से कि जब आप तारों को देख रहे हैं या किसी चीज को देख रहे हैं, किसी चीज की रोशनी जैसे तारों की आपको दिख रही है, तो इन अ वे यू आर पीपिंग इनटू द पास्ट। समझे? ऐसे से करके हम तारों तक ही पहुंच गए। तो हम कहते हैं when we look at the stars, not every day, look at the stars, in a way we are peeping into the past. In a way we are peeping, मतलब हम पास्ट में देख रहे हैं, क्योंकि वो कई साल पहले निकली होगी,
आज जाके आपके पास पहुंची है, क्योंकि वो इतने लाइट ईयर्स आपसे दूर है। 20 तो मैं बहुत हाइपोथेटिकल बोल रही हूं बेटा, कितने कितने दूर होंगे ना। वी आर पीपिंग इनटू दी पास्ट। ये एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में कुछ बताया हुआ था। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स, डिस्टेंस बिटवीन दीज स्टार्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्टेलर डिस्टेंसेस। स्टेलर डिस्टेंसेस बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस है, ऑब्वियसली कुछ किलोमीटर्स में आप मेजर नहीं कर सकते, तो हम लाइट ईयर्स को यूज करते हैं इसको मेजर करने के लिए, इन डिस्टेंसेस को। और एक लाइट ईयर डिफाइन होता है कि लाइट को द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, दैट इज 1 लाइट ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। ठीक है ना। बताओ कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं। अरे पीपिंग मतलब झांकना, जैसे तुम झांकते हो ना दूसरों के नोट्स में, उसे कहते हैं पीपिंग। एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करें, फिर हम पढ़ेंगे बेटा लाइफ कैसे आई, ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ कैसे आई। हालांकि अब तुम सारे बेटा अपने अपने थ्योरी पढ़ोगे, मतलब सबके अपने अपने थ्योरिटिकल एक्सप्लेनेशन है, फिर तुम कहोगे कि इनकी थ्योरी गलत थी, लाइफ 6 दिन में बन गई, लाइफ 4 दिन में बन गई, लाइफ नॉन लिविंग थिंग से बन गई, लाइफ जैसे पहले बनी थी आज भी वैसे ही है। काफी सारी गलत थ्योरीज पहले पढ़ेंगे, गलत मतलब क्या, लेस एक्सेप्टेबल थ्योरीज पहले पढ़ेंगे, फिर द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी पढ़ेंगे, जो हम एक्चुअल में भी पढ़ रहे थे ना कि समुद्र बना, आपके ओशंस बने, ओशंस हॉट डाइल्यूट सूप, केमिकल रिएक्शंस हुए होंगे, दैट इज केमिकल एवोल्यूशन, दैट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो हमें पढ़नी है। पर उससे पहले हमें काफी सारी बेटा एवई वाली थ्योरीज भी पढ़नी है। जब बेटा इतनी सारी थ्योरीज आई होंगी तभी तो आगे जाके कोई सही थ्योरी आई होगी ना। एक बार में तो कोई चीज बनी नहीं होगी ना। जब टीवी बना होगा एक बार में तो सही नहीं बना होगा, मोबाइल बना होगा तो एक बार में सही नहीं बना होगा। तो सारे लोगों ने अपनी अपनी थ्योरिटिकल बातें कही है, और फिर हम जो सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी मानते हैं उसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं। ठीक है। सबसे पहला एनसीईआरटी का पैराग्राफ, एनसीईआरटी की लाइन सारे बच्चे खोलो, पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। कमेंट्स ऑफ कर दो बेटा वापस। यस यस, एक थम्स अप दे दो जल्दी से बेटा, जल्दी से। हाँ ये जो मैम, अच्छा वाह वाह वाह, देखना, वी लुक एट यू मैम, यू आर द चांद। हाँ हाँ मैं ही चांद हूं बेटा। तुम भूल जाते हो कभी कभी ना कि तुम किससे बात कर रहे हो, है ना। हम तो आप ही को देख लेते हैं। वाह बेटा वाह, यही तो बात है ना बेटा। ये सब जो तुम बातें बोलते हो फिर लोग कहते हैं देखो भाई, है ना। हाँ चलो पढ़ लो भाई। इतना चांद देखोगे तो बेटा फिर तो नंबर आएंगे नहीं ना। चांद मत देखो, बोर्ड देखो ना, बोर्ड को देखना जरूरी है। तो जीवन में कभी रियल में चांद मिलेगा तुम्हें, है ना, नहीं तो बेटा। हाँ, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इवोल्यूशन इज एग्जैक्टली चेंज इन द फ्लोरा एंड फौना, और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब है आप लाइफ फॉर्म्स के बाद, बायोलॉजी की बात करें तो आप लाइफ फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, उनकी स्टडी करने को आप बोलते हैं द evolutionary biology. What exactly is evolution? To understand the changes in flora and fauna that have occurred million of years on earth. ये जो flora और fauna में changes हुए million of years तक, जो changes हुए cumulative add हुए, इसी को आप बोलते हैं बेटा the evolution. We must have an understanding of the context of origin of life. That is evolution of earth, stars and indeed the universe itself. बोला कि of course वी मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अगर हमें ओरिजिन, हमें कुछ तो अंदाजा होगा ओरिजिन ऑफ लाइफ का। और जब हम लाइफ की बात कर रहे हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं कि अर्थ की इवोल्यूशन कैसे हुई होगी, स्टार्स कैसे आए होंगे, एंड ऑफ कोर्स यूनिवर्स कैसे आया होगा। व्हाट फॉलोज इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूड एंड कंजेक्टेड स्टोरीज। बहुत सारी कहानियां हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स और बायोडाइवर्सिटी ऑन प्लैनेट अर्थ in the context of evolution on earth and against the background of evolution of universe itself. इस पूरी अंग्रेजी का कहानी का मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हम बेटा बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारी स्टोरीज पढ़ेंगे रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, इवोल्यूशन, द बायोडाइवर्सिटी, कैसे आपकी इतनी डाइवर्सिटी
हुई प्लैनेट अर्थ पे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस। और सबसे पहले लिखा हुआ है ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ आने से पहले अर्थ की बात करेंगे, अर्थ आने से पहले यूनिवर्स की बात करेंगे, वही कहा है। देखो, व्हेन वी लुक एट स्टार्स ऑन अ क्लियर नाइट स्काई, वी आर इन अ वे लुकिंग बैक इन टाइम। मैंने बोला ना, आप पास्ट को देख रहे हैं। कोई 20 लाइट ईयर्स अगर दूर है, कोई XYZ प्लैनेट अगर आप कह रहे हैं वो 20 लाइट ईयर्स दूर है, तो यानी कि कब लाइट निकली होगी आप सोचिए, है ना। 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, तो 20 लाइट ईयर्स मतलब 20 ईयर्स, कितने पहले लाइट निकली और आज जाके आपके आंखों तक पहुंची। तो आप पास्ट को ही देख रहे हैं, लुकिंग बैक इन टाइम। स्टेलर डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। व्हाट वी सी टुडे is an object whose emitted light started its journey million years back and from trillion of kilometer reaching our eyes now। कितने साल पहले, कितने किलोमीटर से, और इसलिए तो किलोमीटर्स में मेजर नहीं करते, कितना किलोमीटर में लिख लोगे, इसीलिए लाइट ईयर में कहते हैं। However, when we see the surrounding object in our immediate surrounding, we see them instantly, hence in the present time। क्योंकि ये बिल्कुल पास पास है ना, तो इनसे लाइट इमीडिएटली एमिट हुई, तो यू कैन सी इट इन द प्रेजेंट। Therefore, when we see stars, we apparently are peeping into the past। Stars क्योंकि बहुत ज्यादा दूर है ना यार, ये वाले ऑब्जेक्ट से तो अभी अभी लाइट एमिट हुई है ना, फिर भी देयर इज अ टाइम गैप, फिर भी टाइम गैप होता है, पर फिर भी आप प्रेजेंट में देख रहे हैं क्योंकि ये तो बिल्कुल पास है, फिर भी टाइम गैप तो होता है। लेकिन एज पर एनसीईआरटी जैसे कह रही है, हाउएवर वी सी द ऑब्जेक्ट इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग, वी सी देम इंस्टेंटली। ये तो आप इंस्टेंटली देख रहे हो क्योंकि इतना फास्ट लाइट ट्रेवल करती है ना, तो जो ऑब्जेक्ट इतना पास है इससे लाइट कितनी फास्ट ट्रेवल की होगी ना, लेकिन जो इतना दूर है उससे तो बेटा लाइट कितने टाइम पहले, मतलब जो दूर की बात कर रहे हैं आप, तो पास्ट में देख रहे हैं आप। ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड एज अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। ठीक है भैया, कहानी है, यूनिवर्स इज वास्ट, बहुत वास्ट है यूनिवर्स, बहुत बड़ा है। रिलेटिवली स्पीकिंग अर्थ इटसेल्फ इज ओनली अ स्पेक। अर्थ एक बिंदु मात्र है केवल, इतने वास्ट यूनिवर्स में अर्थ एक बिंदु मात्र है। सारे पॉइंट जो हमने पढ़े वो सारे पॉइंट्स आपको दिखेंगे। देखो, द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। इतने बिलियन ईयर्स ओल्ड है यूनिवर्स। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइजेस द यूनिवर्स। बोला यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज है। गैलेक्सी में क्या है, गैलेक्सीज में स्टार्स हैं, क्लाउड ऑफ गैस है, डस्ट है। गैसेस की बात की थी ना मैंने, हाइड्रोजन, हीलियम। कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, अर्थ इज इंडीड अ स्पेक। यही बताया मैंने। The Big Bang Theory attempts to explain the origin of universe। Big Bang Theory origin of universe को explain करती है। It talks of a single huge explosion unimaginable in physical terms। ये मैंने आपको बोला था, एक सिंगल बड़ा धमाका होता है, बिग बैंग होता है, इमेजिन भी नहीं कर सकते फिजिकल टर्म्स में आपके कितना बड़ा धमाका हुआ होगा। यूनिवर्स एक्सपैंडेड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन। बोला यूनिवर्स एक्सपैंड हो गया, इसीलिए एक्सपेंशन, जैसी कोई चीज एक्सपैंड करती है बेटा, सरफेस एरिया बढ़ा, टेम्परेचर कम हो गया। केमिस्ट्री फिजिक्स तो सब तुम्हें आती है। हाइड्रोजन हीलियम आर फॉर्म्ड समटाइम्स लेटर। हाइड्रोजन हीलियम्स, ये देखो, अब तुम कहोगे कि मैम पहले ही आपने बता दिया। अरे भाई, तो यूनिवर्स पहले एक्सपैंड हुआ होगा ना, जब एक्सपेंशन हुई यूनिवर्स की, टेम्परेचर गिरा तो हाइड्रोजन हीलियम बने, उन्हीं से पहले क्लाउड्स बने, और जब क्लाउड्स बनती है तभी गैलेक्सीज बनती है। इन्होंने पहले उस चीज को मेंशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। गैसेस कंडेंस्ड, पास आ गए बेटा, अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म्ड द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स। अलग अलग गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। इन द सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, अर्थ वाज सपोज्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स बैक बना। देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ। पहले अर्थ में कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। अब गैसेस के बारे में दिया हुआ है, देखो, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया वाज रिलीज्ड फ्रॉम द मॉल्टन मास कवर्ड द अर्थ सरफेस। तो आपको बताया नहीं कि वॉल्केनिक इरप्शंस कैसे हुए, बोला अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स पहले आई, और मोल्टन मार्स की डायरेक्टली बात कर दी हमने। देखा डिफरेंशियल टेम्परेचर था, वॉल्केनिक इरप्शंस हुए, वॉल्केनो निकला, उससे ये गैसेस निकली बेटा, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। द यूवी रेज, क्योंकि ओजोन नहीं थी, यूवी अंदर आ रही थी, ब्रोक द वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन लाइटर एस्केप्ड, यही मैंने आपको बताया। ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया, मीथेन टू फॉर्म वाटर, CO2 एक्सेट्रा, ये भी मैंने आपको बताया। वो ऑक्सीजन अलग अलग रिएक्शंस कर रही थी। ओजोन लेयर वाज फॉर्म्ड। इसी तरीके से लेटर बेटा ऑक्सीजन से ही आगे जाके बेटा ओजोन बना, फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके। एज इट कूल्ड, टेम्परेचर धीरे धीरे कम हुआ बेटा, ओजोन बन गया।
द वाटर वेपर फेल एज रेन, अल्टीमेटली रेनफॉल हो गई टू फिल द डिप्रेशंस एंड फॉर्म द ओशंस दैट वी सी टुडे. Life appeared 500 million years after formation of Earth, that is around 4 billion years ago. इतनी सी बात, लेकिन कितनी गहराई वाली बात है. Did life come from outer space? ये बात तो आज हम नहीं कर पाएंगे. ओरिजिन ऑफ लाइफ हमें अगली क्लास में वैसे पढ़ना है, हमें पढ़ना अगली क्लास में है ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में. पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सारी हम वो वाली थ्योरीज पढ़ेंगे जो कहीं ना कहीं बहुत सारी थ्योरीज रिजेक्टेड है. ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में हमें करना क्या है बेटा, थ्योरीज. अरे भाई सॉरी, ओरिजिन ऑफ लाइफ में हमें सबसे पहले करना क्या है बेटा, थ्योरीज सारी पढ़नी है. थ्योरीज फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, थ्योरीज फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ. एक थ्योरी बता दूं क्या, एक थ्योरी बता दूं क्या, या अगले दिन से कंटिन्यू करें. जो सबसे पहली थ्योरी थी, जो बहुत सबसे पहले रिजेक्ट कर दी गई, द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, जितना अभी तक पढ़ा वहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सारी चीजें क्लियर हुई ना. आपको मैं एक सजेशन दूं, आप ना इवोल्यूशन के लिए अगर डेटा को याद रखना चाहते हैं तो आप एक A4 साइज शीट लेना और उसमें सारे डेटा फिल करते जाना जो हम डे बाय डे क्लास में पढ़ते जाएंगे. ठीक है, तो आप क्या करना, वो डेटा भरते जाना. ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स मैम ने बताया, ओरिजिन ऑफ अर्थ मैम ने बताया, लाइफ की ओरिजिन मैम ने बताई. आगे मैं आपको बताऊंगी नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ, सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ. ये थ्योरी इन्होंने दी, ये थ्योरी इन्होंने दी, इनके थ्योरी के ये 2 मेन पॉइंट्स थे. ऐसे करके आप बेटा बना सकते हो. ठीक है ना. अच्छा, एक चीज और, कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम बॉटनी की क्लासेस खत्म हो गई तो आप क्लास ले लो. बेटा वो स्लॉट मेरा फ्री तो होना चाहिए ना, अगर वो स्लॉट मेरा फ्री नहीं होगा तो फिर मैं कैसे क्लासेस लूंगी. और आपको क्या करना है, आपको एक ही 2 हफ्ते में पूरा खत्म कर देना है क्या 12th. तो आप मस्त तरीके से पढ़िए. अगर आपका वो 2 दिन टाइम है, आई एम श्योर सर भी अपना रिवीजन प्लान करेंगे और आपको रिवीजन करवाएंगे, वो खाली नहीं जाएंगे. विद इन सम टाइम आपका वो रिवीजन लेक्चर्स भी आ जाएंगे, तो वो टाइम कोई वेस्ट आपका नहीं होगा. और बल्कि आपके पास इनफ, आपको अगर टाइम मिल भी रहा है ना तो उसको यूटिलाइज करो भाई, रिवीजन करो. ठीक है ना. ओरिजिन मतलब आया कैसे, आया कैसे. ठीक है ना. अगली क्लास से शुरू करेंगे बेटा. सबसे पहली थ्योरी लिख लो, क्योंकि 5 मिनट में तो नहीं होगा, काफी सारे पॉइंट्स हमें लिखने हैं. आप थ्योरी का नाम लिख लो, ये हम अगले दिन करेंगे. थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. थोड़ी सी एनसी. बेटा आपको मजा आया आज की क्लास में, बोरिंग तो नहीं लगा. मैं स्पैमर से नहीं पूछ रही हूँ, मैं जेन्युइनली पढ़ने वाले बच्चों से पूछना चाह रही हूँ. आप रिलेट, बेटा वैसे बहुत मुश्किल है ये एवोल्यूशन को रिलेट कर पाना. ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गए, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सारी चीजों को तो हम, हेल्थ एंड डिजीजेस हो गया, इनको तो हम रिलेट कर लेते हैं. लेकिन ना ये थ्योरीज हैं, क्योंकि जिन्होंने दिया वही बेटा कितना रिलेट कर पाए आपको पता है ना. तो आई होप आप रिलेट कर पाए, आपको मजा आया है ना. यस, इंटरेस्टिंग लगा. चलो, एक्चुअली मैंने 3-4 क्वेश्चंस आपसे साथ में पूछ लिए और किसी का आंसर आ रहा है नो, किसी का आंसर आ रहा है यस. क्योंकि अगर मैंने पूछा आपको बोरिंग लगा, हो सकता है कि आप बोल रहे हो नो. मैंने कहा आपको मजा आया, हो सकता है आप यस बोल रहे हो. मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ कि आपके आंसर्स हैं क्या. ठीक है, एक ही सवाल पूछना चाहिए था, बट आज बस यहीं तक रखते हैं बेटा. बहुत बहुत धन्यवाद क्लास अटेंड करने के लिए. डू लेट मी नो. हम कोशिश करेंगे कि एवोल्यूशन को आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाएं, है ना. और आगे की क्लासेस में जहां बहुत ज्यादा कहानियां बेटा हमें लिखनी है ना, तो हम थ्योरेटिकल, जैसे मैंने बोला था ना, कुछ कुछ फ्लो चार्ट्स और थ्योरी लिखा हुआ ले आएंगे, ताकि उस पे ज्यादा बेटा जबरदस्ती का टाइम वेस्ट ना करें. ठीक है. यस, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सॉन्ग यार यही तो सबसे बड़ी समस्या है. शाबाशियां गाना सुना दूं. शाबाशियां, शाबाशियां थोड़ा मोटिवेटिंग भी है, आपने बहुत बार सुना हुआ है, पर फिर भी वही सुना दूं क्या.
बिकॉज इट्स लिटिल मोटिवेटिंग एंड रेलिवेंट. सुना दूं? हाँ. सच होने की खातिर जो सपने कीमत मांगेंगे, जाग के रातें तू कीमत देना. जब नजदीक से देखें तो खुशियों के आंसू आए, तू नजरों को वो मंजर देना. कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियाँ. दिल थाम के जहां देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियां. करके दिखा कमाल वो, आके जमीन पे दे के जाए आसमां शाबाशियां, 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 शाबाशियां. बेटा जो नो बोल रहे थे, कम से कम मैं गा तो देती हूँ. तुम इतना बनते हो, कम से कम मैं गा तो देती हूँ. नो मैम, हर दिन तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए यहाँ पे. बड़े आए. चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच. आई विल सी यू ऑल बेटा, अगले हफ्ते मिलते हैं. जितना पढ़ाया है बेटा उसको रिवाइज कर लेना बढ़िया तरीके से. पढ़ाई लगे रहो बेटा, जो टाइम मिलता है फ्री टाइम यूटिलाइज करो, रिवीजन करो, बैकलॉग कंप्लीट करना है, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट रिगार्डिंग स्टडीज चांद तारे मत देखो. चलो बाय बाय. हो गया. हेलो, मेरे को 5,000 तक पहुंचना था. 5:51